हार गया कोई। अंतिम और प्रेम को पूजा के सोपान तक ले जाता हूं। देखिए, नैवेद्य ग्रहण किया इष्ट ने ही, नैवेद्य ग्रहण किया इष्ट ने ही, ओठों से ओठ जूठार गया कोई, ओठों से ओठ जूठार गया कोई, मीठी सी नजर से निहार गया कोई, मुझे बिना बोले पुकार गया कोई। अब एकमात्र व्यक्ति इस जी सर आपको मनोज जी अच्छा सर का आदेश है। मैं पढ़ना तो बिल्कुल नहीं, 8 पंक्तियां पढ़ रहा हूं क्योंकि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय ने क्योंकि ये मेरे ही आंगन का कार्यक्रम है, मुझे ज़रूरत नहीं थी। और महाजन समाज खरगोन में इतना है कि जब हम लोग तो लगा था कि मैं तो पूरे देश में कृष्ण भक्ति के छंदों के लिए भी जाना जाता हूँ। 8 पंक्तियाँ मेरे जीवन की श्रेष्ठ पंक्तियाँ हैं। 4-4 करके 2 छंद आप सुन लीजिएगा। मेरा नहीं, ये सरस्वती की कृपा जो मुझ पर है, जिसके कारण से मैं कहीं सपने में अपने आप को कवि मान सकता हूँ। 4 पंक्तियाँ निवेदन पहले कर रहा हूँ। और जो मित्र बीच में बड़े उत्साहित थे, मधुप जी आएंगे। मधुप जी श्रेष्ठ इस देश के कवियों में, व्यंग्य के कवियों में माने जाते हैं। 4 पंक्तियां आपके आशीर्वाद की आकांक्षा में शुरुआत में पढ़ रहा हूं। कृष्ण महाजन समाज के जो मित्र यहाँ बैठे हैं और सभी, कृष्ण तो सबके थे, सबका आशीर्वाद चाहते हुए 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। कृष्ण जब राधा को छोड़कर नंद बाबा के पास चले गए मथुरा, तब राधा यमुना किनारे खड़ी हुई है और सोच रही है कि इस कन्हैया ने, इस कृष्ण ने उसके साथ क्या किया। तब 4 पंक्तियां कहीं पनपी हैं, मैं आपके श्री चरणों में रख रहा हूं कि प्राणपण से मैं नित्य करती रहूंगी सेवा, कन्हैया की जब मैं सयानी बन जाऊंगी। प्राणपण से मैं नित्य करती रहूंगी सेवा, कन्हैया की जब मैं सयानी बन जाऊंगी। और जाएगा जसोदा जी का लाल जब नहाने को जमुना का, खुद ही मैं पानी बन जाऊंगी। प्राणपण से मैं नित्य करती रहूंगी सेवा, कन्हैया की जब मैं सयानी बन जाऊंगी। जाएगा जसोदा जी का लाल जब नहाने को जमुना का, खुद ही मैं पानी बन जाऊंगी। तो जागते ये सोचा था यही सपनों में, जागते ये सोचा था यही सपनों में, नंद जी के घर की मैं रानी बन जाऊंगी। जागते ये सोचा था यही सपनों में, नंद जी के घर की मैं रानी बन जाऊंगी। तो किसको पता था ये कन्हैया ऐसे छोड़ देगा, रानी की जगह मैं कहानी बन जाऊंगी। किसको पता था ये कन्हैया ऐसे छोड़ देगा, रानी की जगह मैं कहानी बन जाऊंगी। और 4 पंक्तियां, इससे अच्छी पंक्तियां मैंने जीवन में अभी तक नहीं लिखी हैं। और ये पंक्तियां मैंने नहीं, मान के चलिएगा माँ सरस्वती ने मुझे लिखवाई है। मैं ऐसी कविता लिख ही नहीं सकता हूँ। 4 पंक्तियां मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां। ब्रजभूमि में रंग खेला गया, फाग खेला गया, सांझ का समय 2 गोपिकाएं, 2 सखियां आपस में बात कर रही हैं। दिन में कृष्ण के साथ रंग खेला, शाम का वक्त 2 गोपियां आपस में बात कर रही हैं। मेरे जीवन की श्रेष्ठ पंक्तियां मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि कितनी बचाई पर बच नहीं पाई सखी, निठुर कन्हाई अंग अंग को भिगो गया। कितनी बचाई पर बच नहीं पाई सकी, निठुर कन्हाई अंग अंग को भिगो गया। और जाने कहाँ, जाने कब, जाने कैसे आया सकी, देखूं देखूं तब तक जाने कहाँ खो गया। कितनी बचाई पर बच नहीं पाई सकी, निठुर कन्हाई अंग अंग को भिगो गया। जाने कहाँ, जाने कब, जाने कैसे आया सकी, देखूं देखूं तब तक जाने कहाँ खो गया। तो लाल में भिगोया न गुलाल
गुलाल में भिगोया सखी, सांवरा सलोना श्याम रंग में भिगो गया। लाल में भिगोया न गुलाल में भिगोया सखी, सांवरा सलोना श्याम रंग में भिगो गया। और रंग वो उतारने नहाई जाके जमुना में, रंग नहीं गया जल श्याम रंग हो गया। रंग वो उतारने नहाई जाके जमुना में, रंग नहीं गया जल श्याम रंग हो गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आवाज देना चाहता हूँ मधु पांडे, जो इस देश में संचालक के रूप में, कवि के रूप में, व्यंगकार के रूप में, सारे परिचय के रूप में जाने जाते हैं। नव भारत जो निरंतर आप पढ़ते हैं उसमें हर सप्ताह उनकी कविता छपा करती है। ऐसी नहीं, तालियां ऐसी बजनी चाहिए कि नागपुर के संतरों तक में एक किस्म की छलबलाहट मच जाए कि हमारा कवि वहां पहुंच गया है। जोरदार पुनः तालियां बजाइए मधु पांडे। रसिक मित्रों, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतनी आत्मीयता देख के स्वाभाविक है मैं गदगद हूँ। ये तो बहुत परेशान हो रहा था, पति पत्नी साथ बैठे और हंस रहे हैं। या तो पति पत्नी नहीं है और है तो इससे अच्छी बात खरगोन में मैं देख नहीं पाया। इतना आनंद, इतना मुझको महसूस हुआ। मित्रों, बहुत गलतफहमी है मेरे बारे में कि मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ। दरअसल वीर रस का कवि हूँ साहब। ये कमलेश राजहंस से आपने बहुत तेज तर्राट बातें सुनी। वीर रस की कविता मैं सुनाता हूँ इसलिए कि ये बहुत सरल है साहब। पाकिस्तान को गाली दे दो, उससे मिलना ही नहीं आपको। बिल क्लिंटन को गाली दे, उससे मुलाकात ही नहीं हो रही। पत्नी 24 घंटे आपके साथ, उसके बारे में बोलने का जो साहस करे, उससे बड़ा वीर रस का कवि कोई हो नहीं सकता। और मैं साहस कर रहा हूँ, जो सचमुच पति हैं, दाद देने का प्रयास करना। साहस तो नहीं होगा, उनका प्रयास कर देना कि अच्छा लगा तो बात कर दें। युवा हैं, वो तो मुक्त हैं, ये झंझट से बचे हुए हैं, परंतु वो और उत्साह के साथ, क्योंकि वो घटना, दुर्घटना आपके साथ घटने ही वाली है, आज नहीं कल, उसकी संभावना है। कैसा पत्नी पराक्रम साहब, कैसे दंड भुगतते हम लोग कि बदसूरत पत्नी चिढ़कर बोली पति से, कितनी बार कहा कि मुआ पड़ोसी ताक झांक करता है। बदसूरत पत्नी चिढ़कर बोली पति से, कितनी बार कहा कि मुआ पड़ोसी ताक झांक करता है, सुख चैन मेरा हरता है, खिड़की के पर्दे ला दोगे तो भला तुम्हारा क्या जावेगा। खिड़की के पर्दे ला दोगे तो भला तुम्हारा क्या जावेगा। पति बोला कि भगवान क्यों खर्च करूं मैं, तू एक बार बस उसको अपनी शक्ल दिखा दे। पति बोला कि भगवान क्यों खर्च करूं मैं, तू एक बार बस उसको अपनी शक्ल दिखा दे। वो बेचारा निपट कमारा खुद ही जाकर पर्दे लाकर खिड़की पर लटका जाएगा। खुद ही जाकर पर्दे लाकर खिड़की पर लटका जाएगा। और बात आगे बढ़ जाए तो क्या हो सकता है मित्रों कि विदा समय में माँ की बहुत लाडली बेटी फूट फूट रोती थी ऐसे, मरघट को जाती हो जैसे, तो दुखी बाप ने गले लगाकर कहा बहुत उसको समझाकर, तब बेटी बोली दुख दर्द सब सह जाऊंगी, पर मेरे बापू ये माँ के बिन ना रह पाऊंगी, माँ के बिन ना रह पाऊंगी। तो बापू बोला बेटी तू अब जाते जाते इतना सुख मुझको भी दे जा, पति घर अपने साथ साथ ही अपनी इस माँ को भी ले। और ये सारा इसलिए हो रहा है मित्रों कि एक विश्व भर में आंदोलन चल रहा, वुमन महिलाओं की मुक्ति का आंदोलन। मैं उसका समर्थक हूँ, उनका शोषण हुआ, उसकी मुक्ति मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, तो उसका दंड पति को मिले और इस गति से मिले। चरम सीमा देखे कि मम्मी ने डैडी को मारा, ये सब मुक्ति आंदोलन। मम्मी ने डैडी को मारा तो बच्चे ने पड़ोस के अंकल को सहायता के लिए पुकारा। अंकल बोले बेटे अपने घरेलू मामले में हमें न उलझाओ, हमें न उलझाओ, हो सके तो आओ और अपनी आंटी को समझाओ, हो सके तो आओ और अपनी आंटी को समझाओ। महिला मुक्ति आंदोलन की देकर दुहाई सुबह से 3 बार कर चुकी हमारी पिटाई, सुबह से 3 बार कर चुकी हमारी पिटाई। ईश्वर करे यहाँ उपस्थित श्रोताओं के अधरों पर मीठी सी मुस्कान खिले। महिला मुक्ति आंदोलन का पिटाई प्रसाद गलती से भी आपको न मिले, और मिले भी तो चुपचाप खाएं।
अन्य किसी को न बताएं, क्योंकि जो भी इस गुप्त ज्ञान को सरेआम बताएगा वो घर जाकर फिर से पिटेगा और हमें भी पिटवाएगा। घर जाकर फिर से पिटेगा, हमें भी पिटवाएगा। देखिए सांड जी के विवाह को 20 बरस हो चुके हैं, रोज पिटते हैं फिर भी मुस्कुराते हैं। क्या कभी अपने पिटने का किस्सा किसी को बताते हैं? अजी ये तो हम हैं, हम कितनी बड़ी रिस्क उठा रहे हैं। अभी अभी पिट कर आए हैं और फिर पिटने जा रहे हैं और फिर पिटने जा रहे हैं और फिर पिटने में। तो हंसी हंसी मजाक मजाक में ये बात कर रहा था मैं, हंसते हंसते ही चलिएगा। परंतु एक कविता खास तौर पे, तो वो राजनीति और वो संदर्भों तक कहीं क्रम बना तो और आएंगे, बहुत सी रचनाएं, और हर रविवार आप सामयिक रचनाएं पढ़ते हैं। हटकर एक रचना, जैसे एक रचना मेरी माँ है, हाँ। और जिसको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति जी द्वारा, और आपने सुनी है टीवी, वो नहीं सुना रहा हूँ अभी, परंतु वो कविता सुनाई मैंने। तो राष्ट्रपति जी ने कहा, जब हम बैठे तो उन्होंने कहा साहब कवि और साहित्यकारों को कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने कहा क्या लिखना चाहिए? उन्होंने कहा आतंकवाद से पूरा विश्व परेशान, उस पर लिखना चाहिए। अब साहब बड़ा चैलेंज, हास्य व्यंग कवि से कहा कि आतंकवाद पर, आतंकवाद क्रूरता का प्रतीक, और ये हास्य का कवि बिल्कुल उससे विपरीत रस वाला। एक रचना सब सुनिएगा और आनंद लीजिएगा, आपको मजा भी आएगा और कविता क्या होती है ये भी आपके ध्यान में आएगा। अकेली रचना में दोनों रसों का समावेश करने का, विराट जी देखिएगा, दोनों रसों का समावेश करने का प्रयास किया है। आतंकवाद पर बात कर रहा हूं और करुणा और हास्य दोनों का समावेश। मार्क ट्वेन ने एक जगह कहा है कि अगर हास्य और करुणा ये विपरीत रस एक जगह मिल जाए तो इससे अच्छा साहित्य लिखा नहीं जा सकता। मैं दम्भ नहीं पढ़ रहा हूँ, गर्व भी नहीं कर रहा हूँ, पर बात कहने की कोशिश की है। शुरुआत तो हंसते हंसते चलना है और दो छंद, और उसके बाद उसको मोड़ कैसा दिया है, शिल्प की दाद देना किस तरीके से, तो उसको उसमें भी आपको आनंद आएगा, एक स्वरूप देखेगा। मैंने कहा आतंकवाद पर बात करनी है, तो मैंने कहा सीधे आतंकवादी से बात कर लेते हैं। मैंने कहा अरे वो आतंकवादी, तू जरा एक बार करके तो देख शादी। शादी से बड़ा आतंक और क्या हो सकता था घर में। मैंने कहा तू एक बार शादी नहीं कर रहा इसलिए तेरे आतंकवादी तो बना हुआ है। अरे आतंकवादी तू जरा एक बार, बस केवल एक बार करके तो देख शादी। तू एक बार अगर शादी के फंदे में झूल जाएगा तो बच्चों अपनी सारी अकड़ भूल जाएगा, सारी अकड़ भूल जाएगा। अब देखना यहीं बैठे हुए श्रोता जिनका हो गया विवाह, बेचारे कविता अच्छी लगने पर भी कर नहीं पा रहे वाह, बेचारे कविता अच्छी कर बेचारे कविता अच्छी लगने पर भी कर नहीं पा रहे वाह। पहले इधर उधर झांकते हैं, फिर पत्नी से परमिशन के लिए उसका मुंह ताकते हैं, संकेतों में पूछते हैं मुंह खोलें खोलें या ना खोलें, वाह वाह बोलें बोलें या ना बोलें, क्योंकि पत्नी, अरे पत्नी गजब ढा सकती है वो अपने पति पर, अपने सगे पति पर। वो उधर महानगरों में होते हैं सब अलग अलग, यहाँ तो सही लोग हैं इसलिए अपने पति पर, अपने सगे पति पर, अपने इकलौते पति पर, अपने निजी पति पर सरेआम ये इल्जाम लगा सकती है कि लल्लू, ये लल्लू घुग्गू शब्द बीच में आ जाएंगे ना। पत्नी जब बहुत प्रेम करती है पति से तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है। यहाँ नहीं करती हूँ तो करें, पर यहीं शुरू मत कर, घर ले जाकर पति से उचित व्यवहार कि लल्लू तुम वाह वाह कर रहे हो या श्रोताओं में बैठी किसी सुंदरी को देखकर आह भर रहे हो। लल्लू तुम वाह वाह कर रहे हो या श्रोताओं में बैठी किसी सुंदरी को देखकर आह भर रहे हो। मारेगी ताना गुग्गू मैंने सुन रखा प्रसिद्ध फिल्मी गाना, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशान, लल्लू तुम मुझको उल्लू न बनाना। अरे आतंकवादी तू जरा करके, हाँ करके करके तो देख, एक और हंसते का इसी क्रम का, हाँ आतंकवादी तुझ करके तो देख शादी, और शादी के बाद होगी सुहागरात। उधर होती है साहब, यहाँ के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं इसलिए मेरी गलती हो सकती है। शादी के बाद होती है, ये बता रहे हैं होती है सर, होती ये जनरली होती है। होती है। अच्छा आपकी हुई थी? तो शादी के बाद होगी सुहागरात, तेरे सामने एक चेहरा कमल सा खिलने लगेगा, तुझे उस चेहरे में सुख शांति का एहसास मिलने लगेगा। परंतु बच्चों किसी धोखे में नहीं आना, हो सके तो मनी मनी मंत्र दोहराना। हंसी हंसी में साहब एक बढ़िया शेर बन गया है, पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा, एक शेर सुनिएगा। हो सके तो मनी मनी मंत्र दोहराना कि आया बसंत फूल भी शोलों में ढल गए, मैं चूमने गया तो मेरे होंठ चल गए। फिर से ये शेर, आया बसंत फूल भी शोलों में ढल गए, मैं चूमने गया तो मेरे होंठ चल गए। वैसे भुक्त भोगियों ने विवाह के बाद पत्नी के चेहरे को लेकर जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, याद करके ही तबीयत घबराती है। कहा है विवाह के पहले वर्ष पत्नी चंद्रमुखी
दूसरे वर्ष सूरजमुखी और तीसरे वर्ष ज्वालामुखी नजर आती है। ज्वालामुखी नजर आती है, सुनकर सिर चकराता है। विवाह के पहले वर्ष पति प्राणनाथ, दूसरे वर्ष नाथ और तीसरे वर्ष तो अनाथ हो जाता है। अनाथ हो जाता है, बार बार बदलते संबोधन कह ढाते हैं। विवाह के पहले वर्ष में परस्पर आदरवादी, दूसरे वर्ष आनंदवादी और तीसरे वर्ष आतंकवादी नजर आते हैं। अरे वाह आतंकवादी, तू जरा करके, हाँ करके तो देख शादी मित्रों। अब ये दो छंद तो हंसते हंसते मैंने बात की, मजाक उड़ा रहा था। माँ बहनें बैठी हैं, परिवार बैठा है, वो हम लोग पत्नी हमारे हास्य के कवियों का विषय होता है। परंतु मेरी मान्यता है, ये मेरी मान्यता, मैंने कहा कितनी ताकत आपने लगा दी विश्व से आतंकवाद मिटाने के लिए। उसने AK-47 उठाई तो हमने उठा ली, इससे अंत नहीं होना है। मेरी मान्यता है कि शादी मजाक कर रहा था, अगर वही घर, वही परिवार, वही करुणा, वही ममता उसके मन में जाग जाए शादी के बहाने, घर के बहाने, परिवार के बहाने, तो अपने आप वो आतंकवाद छोड़ देगा। दो छंद देखिए, इस शिल्प की दाद देना, इसका मोड़ देखिएगा कैसे मैंने बात की उससे। मैंने कहा विश्वास मान, जब तेरी पत्नी के पेट में अंकुरित होगा तेरा अंश, तेरा वंश, तेरा बच्चा, तुझे लगेगा बहुत अच्छा। फिर बच्चे के जन्म की खुशी, प्रसव की अनवरत यातना के बाद पत्नी के चेहरे पर उभरी हल्की सी हंसी, ये सब तेरे जीवन के अंग हो जाएंगे। किसी गजल के मिसरे, किसी गीत के छंद हो जाएंगे। क्या बात है, किसी का वाह वाह वाह, ये सब तेरे जीवन के अंग हो जाएंगे। किसी गजल के मिसरे, किसी गीत के छंद हो जाएंगे। फिर तेरे प्रसव के अनवरत यातना पत्नी के चेहरे पर किसी, ये सब तेरे जीवन के अंग हो जाएंगे। किसी गजल के मिसरे, किसी गीत के छंद हो जाएंगे। फिर तेरे कानों में गूंजेंगे तेरे मासूम बच्चे के तुतलाते बोल, मीठे मधुर मोहक अनमोल। बच्चे का तुतलाना और तुतला कर गाना, खिलौने को चुंदल लाना, भालू अलबंदल लाना, हमसे नहीं बिछुल जाना, पापा जल्दी घर आना। वाह वाह, खिलौने को छुंदल लाना, भालू अलबंदल लाना, हमसे नहीं बिछुल जाना, पापा जल्दी खिलाना। बता जब तेरे कानों में गूंजेगी तेरे मासूम बच्चे की तुतलाती बोली, तो क्या तेरी बंदूक किसी के सीने में उतार पाएगी गोली? किसी के सीने में उतार पाएगी गोली, किसी के सीने में उतार पाएगी गोली। और अंतिम छंद मित्रों, पगले तेरी पत्नी, तेरे बच्चे की माँ तेरी कुशलता के लिए तुलसी के चौरे पर दिया बालेगी, आंखों में तेरी प्रतीक्षा की ज्योत पालेगी। रात रात भर चौखट पर तेरी बाट जोहती रहेगी, तो तेरी स्टैन गन से बारूद कैसे बहेगी? तेरी स्टैन गन से बारूद कैसे बहेगी? मुझे विश्वास है कि तेरी क्रूरता करने की, तेरी आतंक मचाने की, तेरी खून खराबे की हिम्मत टूट जाएगी, और तेरी बंदूक, तेरी राइफल, तेरी स्टैन गन तेरे हाथों से अपने आप छूट जाएगी। तेरे हाथों से अपने आप छूट जाएगी, तेरे हाथों से अपने आप छूट जाएगी। तेरा मन हो जाएगा डामाडोल जब तेरे कानों में गूंजेंगे तेरे मासूम बच्चे के तुतलाते बोल, खिलौने को चुंदल लाना, भालू अलबंदल लाना, हमसे नहीं बिछुल जाना, पापा जल्दी गलाना। ऐसे नहीं मदद जी, मैं मधु जी से आग्रह करूंगा, माँ वाली कविता इसी दौर में कि दूसरे दौर में? नहीं, अब दूसरा दौर होगा। तो पर जैसी एक और नहीं, अभी तो और बहुत सी होंगी। आप पुनः तालियां बजाएं मधु जी से, अभी हमको बहुत सुनना है, क्योंकि वर्षों बाद, लगभग मैं देख रहा हूँ 15 वर्ष से तो मैं खरगोन में हूँ, आप नहीं पधारे हैं। 15 वर्ष की यात्रा पूरी करते हुए आपको आज तक पहुंचना है, इतनी कविताएं हैं। पुनः तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि कवि इससे खुल जाता है। मैं बहुत बहुत आभारी इस बात के लिए हूँ कि आपने वो बात को भी स्वीकार कर लिया, एक हास्य से हटकर व्यंग तक। वो तो हर रविवार आप पढ़ते हैं, उससे हटकर एक रचना, वो उसके माध्यम से बहुत रचनाएं आप तक पहुँचती हैं, और वो हम हर रविवार जो लिखते हैं वो मुंह पर बैठती नहीं, याद नहीं रहती, तो उतनी संप्रेषणीयता नहीं रहती। पर जो रचनाएं आप तक कहीं नहीं पहुँची हैं वो पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि अब बहुत गंभीर मामला आपका हो गया है, इसलिए एक सहज हास्य से बात करके एक व्यंग तक मैं आपको ले चलने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। एक बहुत सहज हो जाइए। इसलिए एक बात देखिए, एक दृश्य कविता है, इसको देखना है आपको मनी मन, वैसे देखना है, यानी मुझको देखना अलग बात है, पर उस दृश्य को देखना मनी मन देखिए, ऐसा ऑब्जर्वेशन मेरा देखिएगा। चिल्लर नहीं मिल रहे हैं, चेंज नहीं मिलती ना, आप सब परेशान हैं, पर इसका मनोविज्ञान बड़ा बढ़िया है, सबके पॉकेट में होती है, और जब स्वार्थ आता है तो बराबर ढूंढ ढांड के वो निकाल के रख देता है। कैसा दृश्य देखिए कि रेलवे स्टेशन पर
एक सुंदर सुकुमारी ने वजन करने की मशीन में सिक्का डाला, वजन का कार्ड निकाला, फिर उसने अपनी चप्पल उतारी, वजन करने की मशीन में सिक्का डाला, वजन का कार्ड निकाला, फिर उसने अपने बदन पर लिपटी हुई रेशमी शाल उतारी, वजन करने की मशीन में सिक्का डाला, वजन का कार्ड निकाला। अब वह बेचारी रेजगारी की मारी सुंदर सुकुमारी जैसे ही मशीन से उतरकर पर्स खोलने लगी, रेजगारी टटोलने लगी, जन समूह उमड़ आया और सबने मिलकर उस सुंदर सुकुमारी को बड़े प्यार से समझाया, मैडम रेजगारी जितनी चाहिए। हाँ पकड़ लिया कि रेलवे स्टेशन पर सुंदर सुकुमारी ने वजन करने की मशीन में सिक्का डाला, वजन का कार्ड निकाला, फिर उसने चप्पल उतारी, वजन करने की मशीन में सिक्का डाला, वजन का कार्ड निकाला, फिर उसने अपने बदन पर लिपटी हुई रेशमी शाल उतारी, वजन करने की मशीन में सिक्का डाला, वजन का कार्ड निकाला। अब वह बेचारी रेजगारी की मारी सुंदर सुकुमारी जैसे ही मशीन से उतरकर पर्स खोलने लगी, रेजगारी टटोलने लगी, जन समूह उमड़ आया और सबने मिलकर सुंदर सुकुमारी को बड़े प्यार से समझाया, मैडम रेजगारी जितनी चाहिए उतनी लीजिए, परंतु अपना ये वजनदार कार्यक्रम इसी तरह चलने दीजिए। इसी तरह से एक रचना मित्रों और हंसते हंसते भी और एक व्यंग तक ले चलेंगे, फिर वो जहाँ दूसरा दौर आएगा कुछ रचनाएं और ऐसी हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए। मैं वह प्रयास रचना करूंगा कि उसको इतना भर बताना चाह रहा हूं कि शंकर दयाल जी शर्मा जब राष्ट्रपति हुआ करते थे, 3 दिन मधुप जी उनके घर में ठहरे और सपरिवार इस कविता को बार बार वे सुनते रहे हैं। ऐसी माँ वाली कविता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वह कविता सराही गई है और 3 विश्वविद्यालयों में आज वह कविता चल रही है। ऐसी कविता जरूर इस कवि सम्मेलन की अंतिम कविता होगी, यह तो तय है, पर इस दौर में मधुप जी जो चाहे सो सुनाए। आपसे निवेदन है कि वे पानी पिए तब तक आप तालियां बजाएं। अच्छा या तो माँ पढ़ने श्रोता कुछ वंचित ना हो जाए इससे, वो एक कविता वही सुना दें, माँ पढ़ दें। मैं तो है गंभीर कविता पर अच्छी कविता है, मतलब उसमें कोई ये डर की बात नहीं कि आपके समझ में नहीं आएगी या सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने सुन लिया तो हम कैसे सुनेंगे। 50,000 की भीड़ इसको सुन रही है और 5 यूनिवर्सिटी के MA के कोर्स में ये कविता है, क्लास और मास दोनों की कविता है। पर निवेदन ये करूंगा कि वो मेरा रूप थोड़ा सी देर छोड़ दें, मैं जो भूमिका बना आपको रेजगारी दिखा रहा था उससे हट जाइएगा। तो ये कविता इसलिए सुनाने का साहस कर ले रहा हूँ अभी कि संभव है कि कुछ श्रोता इससे फिर वंचित न रह जाएं और मुझको ही नहीं लगेगा कि मैं आकर अगर ये कविता मैंने नहीं सुनाई तो मुझको अच्छा नहीं। मतलब अब बिल्कुल मेरे साथ जोड़ना, जैसे आपने वो कविता पर दाद दी है आतंकवादी का मोड़ पर, ये कविता ऐसी है मित्रों कि आपकी मेरी सबकी कविता है। 1 2 4 मित्र किसी व्यवस्थावश भी जाना चाहें चले जाएं, परंतु निवेदन है कि मेरा नहीं, वो माँ का अपमान हो जाएगा जिसके लिए मैंने कविता लिखी। वो संदर्भ देखिएगा मैंने क्या बात कहने की कोशिश की है, और जहां अच्छा लग जाए, जबरदस्ती नहीं है, पर पूरा आशीर्वाद चाहूंगा मैं कविता को पूरी ले सकूं। 2-3 मिनट में पूरी बात है, पर इसका संकेत और सारा संदर्भ देखिएगा। एक कविता देखिएगा बिल्कुल अपने अनूठे ढंग की, जिन्होंने नहीं सुनी हमारे कवि मित्रों ने उन तक भी पहुंचाऊं। क्या कह दिया माँ पर, बहुत अच्छा। भूमिका में 1 आधा मिनट मेरे साथ। मैं अगर तुतलाकर अभी बोलूं इस माइक पर तो मजाक का विषय हो जाऊंगा। मैंने कहा बचपन में हम करते क्या थे, हम तुतलाकर बोल रहे थे। मैंने कहा माँ और अकेली माँ है। उसने कहा बोल बोल, तो हम बोलना सीख गए। माँ ने हमारा मजाक उड़ा दिया होता तो हमें कभी बोलना नहीं आता। वाह, एक आधार लिया। वाह, घुटने घुटने चल रहे थे हम, कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं कि घुटने घुटने चल रहे थे, बहुत अच्छा चलना नहीं सीखा था, पर माँ ने कहा उठ खड़े हो चल, तो हम चलना सीख गए। अगर माँ ने साहब उस दिन हमको टोक दिया होता तो सारा सभ्यता का विकास रुक जाता। मेरी मान्यता, मेरा आधार देखिए, और मैंने कैसे उपमान दिए हैं, मैंने कैसे उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया है। दाद देना जहां बात अच्छी लगे। मैंने कहा माँ सागर से तेरी उपमा देने के लिए कहता मेरा मन, माँ सागर से तेरी उपमा देने के लिए कहता मेरा मन, परंतु उसी क्षण को ध्यान आता है और वही मन हिचक जाता है, क्योंकि सागर की गहराई तो तुझ में है और है वही धीरता, गहन गंभीरता, परंतु यह भी उतना ही सही है कि सागर के खारेपन का जरा सा भी अंश तुझ में नहीं है। मां सागर से तेरी उपमा देने के लिए कहता मेरा मन, परंतु उसी क्षण को ध्यान आता है और वही मन हिचक जाता है, क्योंकि सागर की गहराई तो तुझ में है और है वही धीरता, गहन गंभीरता, परंतु यह भी उतना ही सही है कि सागर के खारेपन का जरा सा भी अंश तुझ में नहीं है। मां तेरी दूध की मिठास
सागर का सारा खारापन धो जाती है। इसलिए सागर की उपमा तेरे सामने बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। सागर की उपमा तेरे सामने बिल्कुल व्यर्थ हो। मैंने कहा सागर कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर रहा हूं, देखिएगा मैं पर्वत है तेरी उपमा देने के लिए कहता मेरा मन, परंतु उसी क्षण को ध्यान आता है और वही मन हिचक जाता है, पर्वत राज की ऊंचाई तो तुझ में है और है वही अचलता जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। परंतु यह भी उतना ही सही है कि पर्वत की कठोरता का जरा सा भी अंश तुझ में नहीं है। पर्वत की कठोरता का जरा सा भी अंश तुझ में नहीं है। मां तेरी मन की मृदुलता में पर्वत की सारी कठोरता खो जाती है। इसलिए पर्वत की उपमा तेरे सामने बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। मां सागर, मां पर्वत, मां गगन से तेरी उपमा देने के लिए कहता मेरा मन, परंतु उसी क्षण को ध्यान आता है और वही मन हिचक जाता है। गगन का विस्तार तो तुझ में है और है वही विशालता, निश्चल निर्मलता। परंतु यह भी उतना ही सही है कि गगन की अंतहीन दूरी का जरा सा भी अंश तुझ में नहीं है। गगन की अंतहीन दूरी का जरा सा भी अंश तुझ में नहीं है। और बात पर आशीर्वाद देना कैसे कॉन्ट्रडिक्ट है। मां तेरी गोद की समीपता में गगन की अंतहीन दूरी खो जाती है। इसलिए गगन की उपमा तेरे सामने बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। गगन की उपमा तेरे सामने बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। इस क्रम की अंतिम उपमा मैंने कहा मां सूरज से तेरी उपमा देने के लिए कहता मेरा मन, परंतु उसी क्षण को ध्यान आता है और वही मन हिचक जाता है, क्योंकि सूरज की ऊर्जा तो तुझ में है और है जन को जीवन देने की क्षमता, मन को छूने वाली ममता। परंतु यह भी उतना ही सही है कि सूरज की झुलसाने वाली तेज तपन का जरा सा भी अंश तुझ में नहीं है। झुलसाने वाली तेज तपन का जरा सा भी अंश तुझ में नहीं। मां तेरी आंचल की शीतलता में सूरज की सारी तपन खो जाती है। इसलिए सूरज की उपमा तेरे सामने बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। सूरज की उपमा तेरे सामने बिल्कुल, चार उपमाएं दी मित्रों और चारों को कॉन्ट्रडिक्ट किया। यहाँ जो सुधी श्रोता बैठे हैं पूरी तन्मयता से आशीर्वाद, किस बात के लिए कोर्स में पढ़ाई जा रही है इसका मोड़ देखिए, मैंने क्या बात कहने की कोशिश की है। रेखांकित करना, बात अच्छी लग जाए तो तन्मयता से तालियों, पूरी तालियों से आशीर्वाद देना। मैंने कहा मां वैसे तो कवियों की लीक नहीं है, परंतु मुझे लगता है संसार के किसी भी उपमान से तेरी उपमा देना ठीक नहीं है। उपमा देना ठीक नहीं, क्यों? क्योंकि बात देखिए क्यों, क्योंकि जैसे ही उपमा का उल्लेख आता है मां इस संबोधन के सामने ये उपसर्ग जुड़ जाता है। जैसे ही उपमा का उल्लेख आता है मां इस संबोधन के सामने ये उपसर्ग जुड़ जाता है और उपसर्ग जुड़ने से मां की महत्ता खो जाती है, क्योंकि मां फिर मां नहीं रहती, उपमा हो जाती है। मां कैसे उपमा हो जाती, मां कैसे उपमा हो जाती, मां फिर मां नहीं रहती, मां नहीं रहती, उपमा हो जाती। और धन्यवाद और इतना स्नेह दिया मित्रों। ये कविता का अंत ये समाप्त नहीं हुई है। देखिएगा कैसे इस बात को मैंने कहा अब ये नहीं कह सकते साहब, वो नहीं कह, जो भूमिका बनाई थी माँ को ऐसे, अब सागर नहीं, पर्वत नहीं, कुछ नहीं, कैसे उपमा नहीं दे सकते, तो माँ को अभ्यस्त कैसे करे, बच्चा कैसे अभ्यस्त करे। आप देखिए और मेरे साथ जुड़ना। मैंने कहा माँ क्या, फिर माँ को कैसे संबोध, मैं तो मैंने कहा माँ तो संवेदना है साहब, माँ एक स्पर्श है। मैं सोचता हूँ कि स्पर्श नहीं होता तो हमें कभी नहीं आता किसी के रिश्ते हुए घाव को देखकर सिसकी भरना, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते बच्चे को चोट लगने पर ममता की आंखों से आंसू का झरना। शरीर विज्ञान, एनाटॉमी डॉक्टर्स बैठे होंगे, जानते हैं कहीं लिखा नहीं साहब कि अकेली माँ का आपने चरित्र देखा होगा, बच्चे को चोट लगती और माँ रोने लगती। ये दृश्य कहीं एनाटॉमी में नहीं लिखा हुआ है कि उसको चोट लगी चोट, उसको माँ रो रही है। शरीर विज्ञान तो हमें सिर्फ इतना बताता है कि जिसे चोट लगती है आंसू सिर्फ उसी की आंख में आता है। वो माँ है जो अपनी ममता से संवेदना के धरातल पर जीना सिखाती है। इसी कारण दूसरों का दुख दर्द देखकर हमारी आंख भर आती है, दूसरों का दुख दर्द देखकर हमारी आंख भर आती है। और बात देखिए, मैंने माँ स्पर्श है, मैंने कहा माँ एक शब्द है। मैं सोचता हूं अगर ये शब्द नहीं होता तो सारी सभ्यता गूंगी रह जाती, क्योंकि हमें कभी बोलने की कला ही नहीं आती। माँ तो एक शब्द है, एक शब्द है। मैं सोचता हूं अगर शब्द नहीं होता तो सारी सभ्यता गूंगी रह जाती, क्योंकि हमें कभी बोलने की कला ही नहीं आती। वो माँ है जिसने हमारे तुतलाते बोलों को इतनी आत्मीयता से अपनाया कि मानो बोलने की कला तो सीख पाया। और माँ एक विश्वास है। मैं सोचता हूं अगर विश्वास नहीं होता तो हम इतने बड़े नहीं होते, अपने ही पैरों पर खड़े नहीं होते। वो माँ है जिसने हमें गिर गिर कर उठना सिखाया।
उठ उठ कर चलना सिखाया, चल चल कर जो सभ्यता के चरम शिखर पर आए हैं, ये सारे रास्ते हमें उस माँ के ममत्व ने ही तो बताए, उस माँ के ममत्व ने ही तो बताए हैं। सभ्यता के चरम शिखर पर आए हैं, ये सारे रास्ते हमें उस माँ के ममत्व ने ही तो बताए हैं। मैं सोचता हूँ अगर माँ नहीं होती तो कैसे ढल पाता सभ्यता की सीपी में मनुष्यता का मोती। हम अपने ही आप से अनजाने रह जाते और हमें कभी नहीं मिल पाते, कभी नहीं मिल पाते। आधा मिनट कविता का मित्रों, इसकी दाद इस बात की देना कि जितनी बातें मैंने की सारे प्रतीक एक क्रम में, एक शिल्प में, एक प्रवाह में जोड़ लिए। अब क्या क्या नहीं मिल पाता हमें कभी नहीं मिल पाते, हमें कभी नहीं मिल पाते, हमें कभी नहीं मिल पाते। ये घर परिवार, ये नेह दुलार, जीवन का बोध, ममता की गोद, तुतलाते बोल, बातें अनमोल, पुलक कर मैया लेती बलैया, मोहक खिलौने, मनमृग छौने, सुरीली मैना, मीठे रस बहना, चहकती चिड़ैया, गाती गौरैया, गुड्डा और गुड़िया, दादी माँ बुढ़िया। ये सारे प्रतीक, ये घर परिवार, ये नेह दुलार, जीवन का बोध, ममता की गोद, तुतलाते बोल, बातें अनमोल, पुलक कर मैया लेती बलैया, मोहक खिलौने, मनमृग छौने, सुरीली मैना, मीठे रस बहना, चहकती चिड़ैया, गाती गौरैया, गुड्डा और गुड़िया, दादी माँ बुढ़िया, पलकों की छाँव, मनचाहा ठाव, दूध की कटोरी, रसभीनी लोरी, चंदा सा मामा, रिश्तों का जामा, पथखोजी पाँव, नानी का गांव, नानी की बानी, अनगिन कहानी, जानी अनजानी, सदियों पुरानी, किससे अनमोल, मीठे मृद बोल। अरे माँ है यदि मौन तो बोलेगा कौन। वाह 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 वाह, बहुत बहुत सिर्फ ऐसे मंदिर में साकार हो प्रार्थना, बांटते हो अधर जब सुधा रूप की, चांद से कैसे अमृत की हो याचना। बंद मुलायजा करें कि अर्थ बोझिल हुए मौन शब्दावली, अर्थ बोझिल हुए मौन शब्दावली, पढ़ रहे चांद का दूधिया व्याकरण। अर्थ बोझिल हुए मौन शब्दावली, पढ़ रहे चांद का दूधिया व्याकरण। तुम समाई हुई वक्ष में हंस रही, कितना निर्मल हुआ आज अंतःकरण। तुम समाई हुई वक्ष में हंस रही, कितना निर्मल हुआ आज अंतःकरण। तुम मिली जिंदगी का सुफल मिल गया, अब धरा में नहीं शेष है कामना। बांटते हो अधर जब सुधा रूप की, चांद से कैसे अमृत की हो याचना। बांटते हो अधर जब सुधा रूप की। एक बिंब देखें, एक शब्द चित्र देखें कि खिलखिलाती हुई एक शरद चंद्रिका, खिलखिलाती हुई एक शरद चंद्रिका, जब लजीली लगी बाहु के पास में, रक्त पाटल हुई जा रही देह सब, रक्त पाटल हुई जा रही देह सब। रच गए छंद हो जैसे मधुमास में, रक्त पाटल हुई जा रही देह सब। रच गए छंद हो जैसे मधुमास में, उस छुअन को उम्र भर सहेजे हुए
उस छुअन को उम्र भर सहेजे हुए, कितनी धनवान लगती रही भावना। क्या बात है, बहुत अच्छे, उस बहुत छुअन अच्छे। को वाह, वाह, उम्र भर सहेजे हुए, मैं- कितनी धनवान लगती रही भावना। बांटते हो अधर जब सुधा रूप की। गीत का अंतिम बंद। और जिसके लिए ये गीत लिखा गया, जो प्रेम पूजा तक प्रतिष्ठित हो जाता है, वहां तक मैंने ये बात पहुंचाने की कोशिश की है। यहाँ कि पर सृष्टि का सार बनकर रहा प्रेम ही, सृष्टि का सार बनकर रहा प्रेम ही। तुम रही प्रेम की एक अमर साधिका, वाह। प्राण मेरे छुए बांसुरी हो गए, दिनेश भैया। प्राण मेरे छुए बांसुरी हो गए। तुम ही मोहन हुई फिर हुई राधिका, प्राण मेरे छुए बांसुरी हो गए। तुम ही मोहन हुई फिर हुई राधिका, जब तुम्हें पूजने को हुआ देवी मन, जब तुम्हें पूजने को हुआ देवी मन। हीन लगने लगी ब्रह्म की साधना, बांटते हो अधर जब सुधा रूप की। चांद से कैसे अमृत की हो याचना, बोलते से झुके हों अबोले नयन। जैसे मंदिर में साकार हो प्रार्थना, बांटते हो अधर जब सुधा रूप की। और अब मैं आवाज़ देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे का अर्थ भी जानता हूँ। मैं आवाज़ देना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाई। और छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ को अक्सर 37 कहा करता हूँ, क्योंकि एक गढ़ अपने आप में डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हैं। मैं उस 37वें गढ़ को आवाज़ देना चाहता हूँ, जिसकी पूरे देश में अपनी पहचान है। हिंदी पर अभी जो 13 सितंबर को राष्ट्रीय नेटवर्क पर जो कवि सम्मेलन आया था, मैं भी था उसमें, गोविंद व्यास जी थे। उसमें हिंदी पर एक पूरे देश में वह कविता सराही गई थी। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे से मैं याचना करूंगा, निवेदन करूंगा कि वह रचना इस दौर में ज़रूर सुनाए। अब श्रोता सचमुच उस कविता वाले श्रोता हैं। और ये जो पाँव ऊंचा करके, हाँ धन्यवाद आपको, तुरंत आपने मान लिया। मैं अच्छा समझ गया, मैं आप ही को कह रहा था। और आप तालियां बजाएं। मैं निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर सुरेंद्र दुबे से उस हिंदी वाली कविता के लिए, इसके अलावा जो वे सुनाना चाहें। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। पहले दौर में हम सब ने मिलकर आप लोगों को निपटाने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी इतने लोग बच गए। ये हमारा दूसरा प्रयास है। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। वैसे तो जहाँ पर मधुप जी ने कवि सम्मेलन को ले जाकर छोड़ा है, वहाँ से ऊपर ले जाना बड़ा कठिन है। दूसरे चक्र की आवश्यकता तो थी ही नहीं, परंतु भाई मनहर की इच्छा थी, इसलिए दूसरा चक्र भी हो रहा है। नेता पर लोगों ने अलग अलग किस्म की बात की। मैं दो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं, आपको जिंदा करने की कोशिश करता हूं। अगर आप जिंदा हो तो अपने जिंदा होने का सबूत दें। दो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। लोग नेताओं पर किस्म किस्म की बात करते हैं। दो पंक्तियां सुने। अरे छोड़ भाई यार, ये रिकॉर्डिंग अगर पर्याप्त हो गई हो तो अब उसको बंद कर रखना, सामने से नहीं करना, क्योंकि आप सामने कुछ दिखता ही नहीं, सब दिखाई दे रहे हैं। दो पंक्तियां सुने कि आज का नेता अपने बाप की कसम खाता है तो उसका पड़ोसी मर जाता है। नहीं समझ में आया ना? वाह वाह भाई, वाह वाह वाह। आज का नेता अपने बाप की कसम खाता है तो उसका पड़ोसी मर जाता है। ये इस देश की राजनीति है। चार पंक्तियां इसी गोत्र की और लेते हैं।
फिर जिस रचना के लिए इन्होंने कहा है उस रचना को तो पूरी नहीं सुनाऊंगा, उसका कुछ अंश आपको जरूर रिप्ले कर दूंगा। हाँ भैया। कि जैसे ही बॉलर ने बॉलिंग की, जैसे ही बॉलर ने बॉलिंग की, बॉल बैट्समैन के बैट से नहीं बाएं पैर से टकराई। जैसे ही बॉलर ने बॉलिंग की, बॉल बैट्समैन के बैट से नहीं बाएं पैर से टकराई। पब्लिक ने एलबीडब्ल्यू एलबीडब्ल्यू की आवाज लगाई। एम्पायर बोला खामोश, क्रिकेट है या लूट। बैट्समैन हरिजन है, इसको 3 एलबीडब्ल्यू की छूट। बैट्समैन हरिजन है, इसको 3 एलबीडब्ल्यू की छूट। अरे नियम कानून से खेलने आओ और 1 एलबीडब्ल्यू में आउट करना है तो ब्राह्मण बैट्समैन लाओ। और आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, दोस्त हंसना बड़ा कठिन होता है। आज के माहौल में जब दिल रोता है, दिमाग रोता है, आत्मा रोती है, मन रोता है, दोस्त हंसना बड़ा कठिन होता है। एक तो हंसी आती ही नहीं है और आती है तो मुस्कुराहट में बदल जाती है, कह कहे और ठहाकों तक नहीं पहुंच पाती है। माना आपका बौद्धिकता से ठेका है, लेकिन आपने कभी किसी बैल को हंसते हुए देखा है? कभी कोई भैंस आपको मुस्कुराते हुए नजर आई? एक बात याद रखना मेरे भाई, ये जिंदगी का बहुत बड़ा तर्क है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का बहुत बड़ा फर्क है। वाह 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 वाह। इसलिए हंसो, मिल बांट कर हंसो। हंसो लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर। हंसो लेकिन गैरों पर नहीं, अपने आप पर, अपने अंदर बैठे स्वार्थ के सांप पर। हंसो लेकिन कभी मत हंसो किसी गरीब की गरीबी पर, किसी बेकार की बेकारी पर, किसी लाचार की लाचारी पर, बेबस औरत पर, लुटी हुई शोहरत पर। हंसना हंसना नहीं, रोना है, ये तो एक दिन आपके साथ भी होना है। वाह वाह। बेबस औरत पर, लुटी हुई शोहरत पर हंसना हंसना नहीं, रोना है, ये तो एक दिन आपके साथ भी होना है। इसलिए मिल बांट कर हंसो, जी खोल कर हंसो। हंसी बांटने से हंसी कम नहीं हो जाएगी। आप हंसेंगे तो सुरेंद्र दुबे की कविता पूरी हो जाएगी। वाह। आप हंसेंगे तो सुरेंद्र दुबे की कविता पूरी हो जाएगी। और जिस रचना के लिए भाई ने कहा है, या तो बफे या जैसे आप सुनाना चाहते। दूसरा चक्र है, कुछ मन की बात हो जानी चाहिए, कुछ मन की रचनाएं हो जानी चाहिए जो आप अपने साथ ले जा सकें। एक रचना मैं आपको देना चाहता हूँ दादा सार जी। हाँ भैया, बफे वाले सुनाओ। आज बफे वाले सुनाओ। सुना डाला। आज भी एक युवक राजपथ पर खड़ा राजघाट के लिए लिफ्ट मांग रहा है और ये देश पूरब को छोड़ पश्चिम की तरफ भाग रहा है। आज भी एक युवक राजपथ पर खड़ा राजघाट के लिए लिफ्ट मांग रहा है और ये देश पूरब को छोड़ पश्चिम की तरफ भाग रहा है। हमारी सूरत फक हो गई जब एक लंबी लारी हमारे सामने आकर रुक गई। उसमें से भारी भरकम क्विंटल भर का बड़े मूंछों वाला रौबदार व्यक्तित्व प्रकट हुआ। हमने कहा भाई साहब लिफ्ट देंगे, मेहरबानी करके राजघाट में उतार देंगे। उसे हमारे हाल पर तरस आया। उसने हमें नीचे से ऊपर तक देखा और फरमाया, चोरी करना जानते हो? हिंदुस्तान के 1-2 प्रख्यात डकैतों को पहचानते हो? भ्रष्टाचार का एक आध पुनीत काम अपने हाथों से किया है? फिर हरामखोर कौन सी योग्यता से लिफ्ट मांगते हो? पुलिस वाले किसे लिफ्ट देते हैं इतना भी नहीं जानते हो? वाह वाह। अगर तुम्हारे जगह कोई खूबसूरत सुंदर युवती होती तो हम जरूर लिफ्ट देते, क्योंकि हम औरतों की इज्जत के रखवाले हैं, आखिर में पुलिस वाले हैं। क्या बात है। मैंने कहा यमराज के वाह, भैंसे वाह, के वाह, सगे बड़े भाई, मैंने कहा यमराज के भैंसे के सगे बड़े भाई, ये बात कहते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई? न जाने पिछले जन्म में तुमने कौन सा पाप किया है कि तुम्हारा जन्म पुलिस योनि में हुआ है। अचानक मेरी आंखें चौंधिया गई और मेरे सामने एक सरदार जी की ट्रक आ गई। मैंने कहा सरदार जी लिफ्ट देंगे, मेहरबानी करके राजघाट में उतार देंगे? सरदार ने कहा देसी नहीं विदेशी हूं, लंदन जाने आने का आदी हूं, इसीलिए आतंकवादी हूं। सामने में ट्रांजिस्टर, पीछे में बम लगा दूंगा, 2 मिनट के अंदर राजघाट पहुंचा दूंगा। तो तुम हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे की एकता को ट्रांजिस्टर बम से डराते हो और गांधी के बंदे को हिंसा का पाठ पढ़ाते हो। मैंने अपने आप को वास्तविकता के धरातल पर लाया। भाई साहब एक युवक को साइकिल के साथ खड़ा पाया। मैंने कहा यार लिफ्ट दोगे, मेहरबानी करके राजघाट में उतार दोगे? तो उस युवक ने कहा बेकारी में मेरा दीवाला है और नौकरी के आवेदन के लिए मैंने साइकिल का कैरियर भी बेच डाला है। वाह वाह। बेकारी में मेरा दीवाला है और नौकरी के आवेदन के लिए मैंने साइकिल का कैरियर भी बेच डाला है। मैंने कहा यार मैं कवि हूं, मैं तुम्हारे बारे में लिखूंगा, नेताओं और अफसरों से तुम्हारी बात करूंगा और 2 पंक्तियां मंच को कि यार कवि हो तो कौन सा तीर चला लोगे,
अरे निराला की कलम तो बचा न सके, क्या मेरी अंतड़ियां बचा लोगे? वाह, आहा, अरे कवि हो तो कौन सा तीर चला लोगे? अरे निराला की कलम तो बचा न सके, क्या मेरी अंतड़ियां बचा लोगे? अब तो मैं खुद ही लिफ्ट मांग रहा हूँ, नेताओं से लिफ्ट, अफसरों से लिफ्ट। जिस दिन मुझे थोड़ी सी लिफ्ट मिल जाएगी, एक एक को बता दूंगा और डिग्री के टुकड़ों के साथ इन सफेद पोस्ट नेताओं को जला दूंगा। वाह भाई, वाह 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 वाह। तभी एक तेज रफ्तार की मोटरसाइकिल हमारे सामने आकर रुक गई। उसकी रफ्तार बतलाती थी कि उसको चलाने वाले मतवाले हैं, क्योंकि उसको चलाने वाले कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। उसमें से एक युवक ने कहा, हमने तभी उस लड़के से कहा, यार लिफ्ट दोगे, मेहरबानी करके राजघाट में उतार दोगे? तो उसमें से एक युवक ने कहा, इस टिकट्टे से हमने हर रोज 1000 लड़कियों को लिफ्ट दी है, पर हायरे तकदीर किसी भी लड़की ने उफ तक नहीं की है। दरअसल तुम रामायण और गीता को नहीं जानते हो, भारतीय संस्कृति को नहीं मानते हो, इसीलिए नारी को अय्यासी का साधन बतलाते हो। तब एक लड़के ने कहा, आपके रामायण में कैसे सीता हरण हुआ है, आपके महाभारत में कैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है? फिर हम हरण थोड़ी करते हैं, सिर्फ लिफ्ट देते हैं। और संस्कृति को बचाने का ठेका क्या सिर्फ लड़कों ने ले रखा है? आप ऐसी सुर्पनखाओं के पास क्यों नहीं जाते? उन्हें इस देश के हालात क्यों नहीं बतलाते कि भारत माता की आन रो रही है, इस देश की हर लड़की क्यों जीना तमान हो रही है? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देश की हर लड़की क्यों जीना तमान हो रही है? और जब लड़कियां आधुनिकता के नाम से अपने बदन से 75% कपड़े घटाती हैं, तो 25% हमको भी कुछ होता है। वाह 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 वाह। इन स्वच्छंद मेनकाओं के सामने हमारा ब्रह्मचर्य कैसे टिक सकता है? मैंने कहा, रे भटकती आत्मा, इन पंक्तियों पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा भाई साहब। मैंने कहा, रे भटकती आत्मा, औरत के कई रूप होते हैं बेटे। वो पत्नी होती है, प्रेमिका होती है, बहन होती है। उसी औरत का एक रूप माँ होता है, जिसके स्तनपान से तेरे शरीर में लहू बहता है। वाह, औरत के कई रूप होते हैं बेटे, वो पत्नी होती है, प्रेमिका होती है, बहन होती है। उसी औरत का एक रूप माँ होता है, जिसके स्तनपान से तेरे शरीर में लहू बहता है। तेरी माँ ने तेरे बदन पर चर्बी चढ़ाने के लिए पिए होंगे आंसुओं के 1000 घूंट। कभी किसी माँ ने अपने बेटे से नहीं कहा, बड़ा होकर औरत की इज्जत लूट। वाह 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 वाह। कभी किसी माँ ने नहीं कहा, बड़ा होकर औरत की इज्जत लूट। रही जिस्मों की नुमाइश की बात, ये तुम्हारे बचने का बहाना है। तुम तो गजब का कहर ढालते हो और सिर से पैर तक ढकी औरतों को भी निगाहों से नंगा कर डालते हो। वाह 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 वाह। मेरी नजर शर्म से झुक गई, बहुत अच्छे। मेरी नजर शर्म से झुक गई और मेरे सामने मंत्री जी की लाल बत्ती वाली सफेद एम्बेसडर रुक गई। मैंने कहा, मंत्री के सेक्रेटरी से कहा, मंत्री जी मुझे गांधी के राजघाट जाना है, उन्हें इस देश के बदलते हालात बतलाना है। तब मंत्री के सेक्रेटरी ने मंत्री के कान में धीरे से कहा, सर इस कवि की शक्ल महात्मा गांधी से बहुत मिलती है, लगता है इसकी गांधी से बहुत पटती है। ये कवि जिस दिन भी गांधी की आत्मा से मिलेगा, आप जैसे हरामखोर मंत्रियों का जिक्र जरूर करेगा। वाह 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 वाह। ये कवि जिस दिन भी गांधी की आत्मा से मिलेगा, आप जैसे हरामखोर मंत्रियों का जिक्र जरूर करेगा। आप कहें तो इस कवि का अपहरण करवा दूं या इसको गोली से उड़वा दूं? तब भाई साहब मुझे जिंदगी में पहली बार लगा कि मैंने अपना वोट बेकार किया है और इन कमबख्तों ने तो कुर्सियों से बलात्कार किया है। वाह भाई, वाह वाह। तब भाई साहब मुझे जिंदगी में पहली बार लगा कि मैंने अपना वोट बेकार किया है और इन कमबख्तों ने तो कुर्सियों से बलात्कार किया है। अरे कुर्सियों पे बैठने का सलीका सीखो कमबख्त, सोना है तो चारपाई मंगवा लो। अरे कुर्सियों पे बैठने का सलीका सीखो कमबख्त, सोना है तो चारपाई मंगवा लो, वरना व्यवस्था के खिलाफ जिस दिन भी एक तीली जल जाएगी, तुम्हारे गाड़ियों की लाल बत्तियां रातों रात बुझ जाएगी। वाह वाह। तुम्हारे गाड़ियों की लाल बत्तियां रातों रात बुझ जाएगी। मुझको लिफ्ट नहीं चाहिए, मेरे देश को बचाइए, मेरे देश को बचाइए। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देश को बचाने में मात्र पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी उसी तरह भागीदार होती हैं। वो क्या कह सकती हैं, मैं और ज़्यादा कुछ न कह के और बिना किसी भूमिका के अब आवाज़ देना चाहता हूं, क्योंकि पहला दौर परिचय दौर होता है, संचालक का मुख्य काम, जैसे मधुप जी बैठे हैं, पहले दौर में हम लोगों का मुख्य काम होता है, क्योंकि कवि और श्रोता के बीच में तादाद में नहीं बैठता है। दूसरा दौर वो काम आए और दूसरे दौर में आते सीधा गीत पढ़े। आपसे निवेदन है, और भाई दिनेश लोवन से मेरे मित्र हैं, खंडवा से आए हैं, वे तालियां बजाएं। कुछ ऐसे श्रोता हमारे यहाँ पर
हैं। फिर यहाँ के भी चुनिंदा श्रोता हैं हमारे दिनेश अग्रवाल जी, मुझे उस दिन से कह रहे थे कि मैं उस दिन छांट के कविता सुनूंगा और दूसरे दिन आपसे पूछूंगा कौन कौन सी कविता आपने सुनी। तो उनके और मेरे बीच में कंपटीशन चल रहा है। हाँ, 4 पंक्तियाँ अपनी ओर से आप सभी छठे श्रोताओं को देना चाहूँगी, सुनेगा चुनिंदा श्रोताओं को। चांद तारों की बारात लाए हैं हम, चांद तारों की बारात लाए हैं हम, लेके गीतों की सौगात आए हैं हम, लेके गीतों की सौगात आए हैं हम। आपका प्यार लेकर चले जाएंगे, आपका प्यार लेकर चले जाएंगे, दिल में उल्फत की शम्मा जलाए हैं हम, दिल में उल्फत की शम्मा जलाए हैं हम, चांद तारों की बारात लाए हैं हम। और एक और मुक्तक खास तौर से सुनेगा। चांद की चांदनी से मुलाकात थी, खास तौर से विराट जी का ध्यान चाहूंगी, सुनेगा। चांद की चांदनी से मुलाकात थी, चांद की चांदनी से मुलाकात थी, सहमी सहमी हुई सी शुरुआत थी, सहमी सहमी हुई सी शुरुआत थी, देखते देखते जाने क्या हो गया, देखते देखते जाने क्या हो गया, चुप थे दोनों मगर चल रही बात थी, चुप थे दोनों मगर चल रही बात थी, चांद की चांदनी से मुलाकात थी। और कुछ शेर पढ़ना चाहूंगी, उसके पश्चात गजल सुनेगा। शब्दों की पीर है मेरे गीतों गजल, शब्दों की पीर है मेरे गीतों गजल, शब्दों की पीर है मेरे गीतों गजल, नैनों का नीर है मेरे गीतों गजल, नैनों का नीर है मेरे गीतों गजल, प्यार के नाम को जो अमर कर गए, प्यार के नाम को जो अमर कर गए, प्यार के नाम को जो अमर कर गए, रांझा और हीर है मेरे गीतों गजल, रांझा और हीर है मेरे गीतों गजल, द्रौपदी की रखी लाज जिसने कभी, द्रौपदी की रखी लाज जिसने कभी, द्रौपदी की रखी लाज जिसने कभी, कान्हा का चीर है मेरे गीतों गजल, कान्हा का चीर है मेरे गीतों गजल। और खास शेर सुनेगा। आप ही को मुबारक ये सुख संपदा, आप ही को मुबारक ये सुख संपदा, आप ही को मुबारक ये सुख संपदा, मेरी जागीर है मेरे गीतों गजल, मेरी जागीर है मेरे गीतों गजल, मैंने अपना मुकद्दर स्वयं पढ़ लिया, मैंने अपना मुकद्दर स्वयं पढ़ लिया, मैंने अपना मुकद्दर स्वयं पढ़ लिया, मेरी तकदीर है मेरे गीतों गजल, मेरी तकदीर है मेरे गीतों गजल, शब्दों की पीर है मेरे गीतों गजल। और गजल सुनाने के पूर्व एक मुक्तक सुनेगा। हाँ, स्वागत है। शंभू भाई सुनेगा। हाँ जी, गए आ रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सुनेगा खास तौर से एक मुक्तक। तेरी तन्हाई में
याद आती रही। क्या बात है, तन्हाई में तेरी तन्हाई में याद आती रही, याद में तेरी आंसू बहाती रही, याद में तेरी आंसू बहाती रही। देख ना ले कोई मुझे को रोते हुए, देख ना ले कोई मुझे को रोते हुए, पोंछ कर आश्क मैं मुस्कुराती रही, पोंछ कर आश्क मैं मुस्कुराती रही। तेरी तन्हाई में याद आती रही। और गजल का मतलब करिए, सुनेगा। इरशाद। रोज ख्वाबों में तुम यूं न आया करो। वाह 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 वाह, एक लाइन में समझ में आ गया। वाह भाई वाह, काफी समझदार श्रोता, सुनेगा। वाह। रोज ख्वाबों में तुम यूं न आया करो, रोज ख्वाबों में तुम यूं न आया करो, इस तरह से हमें ना सताया करो, इस तरह से हमें ना सताया करो। रोज ख्वाबों में तुम यूं न आया करो, रोज ख्वाबों में तुम यूं न आया करो, इस तरह से हमें ना सताया करो, इस तरह से हमें ना सताया करो। खास तौर से शेर मधुर जी सुनिएगा। रूठ जाते हो तुम तो मनाते हैं हम, रूठ जाते हो तुम तो मनाते हैं हम, रूठ जाते हो तुम तो मनाते हैं हम, तुम हमें भी कभी तो मनाया करो, तुम हमें भी कभी तो मनाया करो। रूठ जाते हो तुम तो मनाते हैं हम, रूठ जाते हो तुम तो मनाते हैं हम, तुम हमें भी कभी तो मनाया करो, तुम हमें भी कभी तो मनाया करो। खास तौर से शेर में महिलाओं को देना चाहूंगी, सुनेगा। गैर का जिक्र वो भी मेरे सामने, गैर का जिक्र वो भी मेरे सामने, गैर का जिक्र वो भी मेरे सामने, जान ऐसे न मेरी जलाया करो, जान ऐसे न मेरी जलाया करो, इस तरह से हमें ना सताया करो। धड़कनों की है धुन मेरे गीत और गजल, धड़कनों की है धुन मेरे गीत और गजल, धड़कनों की है धुन मेरे गीत और गजल, भूल गए ही कभी गुनगुनाया करो, भूल गए ही कभी गुनगुनाया करो। अपने सारे अंधेरे मुझे सौंप गए, अपने सारे अंधेरे मुझे सौंप गए, अपने सारे अंधेरे मुझे सौंप गए, तुम शमा की तरह झिलमिलाया करो, तुम शमा की तरह झिलमिलाया करो, तुम शमा की तरह झिलमिलाया करो। और गजल का अंतिम शेर सुनेगा। जान दे देगी मोना कसम आपकी। अच्छा, वाह वाह वाह, मैं जान दे रही हूँ और वो बोल रहे क्या बात है। जान दे देगी मोना कसम आपकी, जान दे देगी मोना कसम आपकी, रोज यूं ना हमें आजमाया करो, रोज यूं ना हमें आजमाया करो, जान दे देगी मोना कसम आपकी, जान दे देगी मोना कसम आपकी, रोज यूं ना हमें आजमाया करो, रोज यूं ना हमें आजमाया करो, इस तरह से हमें ना सताया करो, रोज एक और एक और। देखिए, क्रम पूरा हो जाने दें।
आदरणीय मधुप जी की इच्छा है कि एक क्रम पूरा हो जाए, फिर आप मोनिका जी को फिर से सुनेंगे, क्योंकि मोनिका जी नहीं है, वो मनिका जी हैं, और मन में 40 किलो होता है और 40 किलो का वजन आपके दिल में डाला जाएगा, तब आप जाएंगे, आप कमलेश राजहंस। लेकिन 2 पंक्तियों से एक बात कहना चाहूँगा। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि वीर रस की कविताएं, ओज की कविताएं सिर्फ ओज के कवि ही नहीं लिख पाते। एक ने एक नए अंदाज से लिखा कि राख लगाकर जीप खींच लो पापी पाकिस्तान की। हमने कहा भाई साहब, ये राख लगाने का क्या मतलब है? बोले स्लिप करेगी ना। तो बड़ा लाजिक लोग लिखने लग गए हैं। लेकिन इन सब के बीच भी जो देश की बात करता है, जो मिट्टी की बात करता है, जो अपनी बात करता है, जो वतन की बात करता है, उसे पूरा देश कमलेश राजहंस के नाम से जानता है। एक बार ताली बजाएं, हम कमलेश राजहंस को बुलाएं। मित्रों, वीर रस के कवियों के विषय में लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर 6 महीने तक बिना कुछ खाए पिए अगर मैं शीर्षासन करूं तो भी न मैं हास्य व्यंग लिख सकता हूं और न मैं गीत और गजल लिख सकता हूं। ओजस्वी स्वर जो होता है वह देश के लिए होता है और देश की ही बात करता है। अभी प्रथम चक्र में भाई विवेक सक्सेना ने एक बहुत अच्छी बात बताई, और उनकी बात का आशय यह था कि जो देश अपने शहीदों को भुला देता है वह देश जीवित नहीं रहता। हमारे आदरणीय मधु पांडे ने माँ की बात की। मैं भी कुछ इसी ढंग की बात से कविता की शुरुआत करता हूँ। हाँ जी, स्वागत। और अभी कुछ दिनों पहले हमारे इतिहास के पृष्ठों पर कीचड़ उछाला गया, हमारे शहीदों को गाली दी गई, शहीदों को उग्रवादी कहा गया। कुछ पंक्तियां उस कुत्सित नेत्री को देते हुए मैं अपनी एक कालजयी कविता जो पूरे देश में बड़े मनोयोग से सुनी जाती है, भगत सिंह की पाती, वो मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। स्वागत है। सबसे पहले माँ से मैं कुछ मांग रहा हूँ। हमारे इतिहास के ऊपर कीचड़ उछाला गया, हमारे शहीदों को उग्रवादी कहा गया, वहीं से बात मैं अपनी शुरू कर रहा हूँ। स्वागत है। छत्रपति शिवराज की रणचंडी के चित्तौड़ की तुलजा भवानी, छत्रपति शिवराज की रणचंडी के चित्तौड़ की तुलजा भवानी, क्यों लुप्त होती जा रही बलिदान की गाथा पुरानी। छत्रपति शिवराज की रणचंडी के चित्तौड़ की तुलजा भवानी, क्यों लुप्त होती जा रही बलिदान की गाथा पुरानी। देख तेरे पुत्र गांधी के जिगर में आज तक गोली फंसी है, देख तेरे पुत्र गांधी के जिगर में आज तक गोली फंसी है। राजगुरु सुखदेव बिस्मिल भगत सिंह की आज तक गर्दन कसी है। रक्त में डूबे हुए इतिहास के पन्ने गवाही दे रहे हैं, खोपड़ी में चंद्रशेखर के जहां गोली धसी है। क्या बात है, क्या बात है। खोपड़ी में चंद्रशेखर के जहां गोली धसी है। खींच ले मां, खींच ले मां सिर फिरी वाचाल महिला की जुबां को, खींच ले मां सिर फिरी वाचाल महिला की जुबां को। आज जो बेशर्मियत की पारवादी कर रही है, मूक बनकर सुन रहा, लानत है तुझ पे देश मेरे। 4 दिन की छोकरी तेरे शहीदाने वतन को उग्रवादी कह रही है। 4 दिन की छोकरी तेरे शहीदाने वतन को उग्रवादी कह रही है। 4 दिन की छोकरी तेरे शहीदाने वतन को उग्रवादी कह रही है। और एक पूरी कविता मैं भगत सिंह की पाती आपको सुना रहा हूं। मित्रों, भगत सिंह की पाती पढ़ने से पहले 23 मार्च 1931 का वह दिन, 5 बजे बेटे को फांसी लगने वाली है। 2 बजे भगत सिंह की मां भगत सिंह से जेल में भेंट करने के लिए जाती है। मां का हाथ भगत सिंह के गालों पर है, मां रो रही है। भगत सिंह कहता है कि तू रो रही है मां, आज तेरा लाडला तेरे दूध की लाज रखेगा। मां कहती है इतना सुंदर फूल इतने जल्दी मुरझाने के लिए आया था, बेटा भगत अभी तूने जीवन में देखा ही क्या है। भगत सिंह कहता है कि ये तो तू झूठ कह रही है मां, सच पूछो तो मैंने तू जैसी वो मां देखी है जिसने मुझे सिखाया कि बेटा वतन की आन पर एक बार मरना 100 जन्म के बराबर होता है। वाह भाई, मित्रों, आज भगत सिंह नहीं है, भगत सिंह का पार्थिव कलेवर नहीं है। भगत सिंह का इतिहास जीवन था, उस इतिहास को भी मिटा दिया गया।
आज उसी भगत सिंह के द्वारा लिखा गया पत्र आप जैसे सुधी श्रोताओं के नाम बीच में बांटना चाहता हूं। और मित्रों, यह विश्वास मानिए कि यह कमलेश राजहंस ने इस पत्र को नहीं लिखा है, भगत सिंह की आत्मा आकर के मेरे में बैठ करके यह पत्र मुझसे लिखवाई है। अगर यहाँ पर कोई नेता होगा तो वह कमलेश राजहंस से नहीं निपटेगा, अगर उसको निपटना होगा तो सीधे भगत सिंह से जाकर के निपट लेगा। क्या बात है, क्या बात। भगत सिंह का पूरा पत्र मैं आपको सुना रहा हूं। भगत सिंह की पाती देश के नेताओं के नाम। भगत सिंह लिख रहा है कि क्यों गरमा रहे हो, क्यों गरमा रहे हो, बेहियों की तरह कभी हंस रहे हो कभी शर्मा रहे हो, क्यों गरमा रहे हो, बेहियों की तरह कभी हंस रहे हो कभी शर्मा रहे हो। शर्त माननी होगी, सारे षड्यंत्रों को कुर्सी की सिरहाने की मूठ पर टांगनी होगी। शर्त माननी होगी, सारे षड्यंत्रों को कुर्सी की सिरहाने की मूठ पर टांगनी होगी, क्योंकि तूने वक्त की दिशा मोड़ी है, देश के लिए कौन सी कसर छोड़ी है। तूने वक्त की दिशा मोड़ी है, देश के लिए कौन सी कसर छोड़ी है। अपने भाषणों में जब कभी मेरा नाम लेते हो खून खौलने लगता है। अपने भाषणों में जब कभी मेरा नाम लेते हो खून खौलने लगता है। तुम्हारा गला घोटने को हाथ अपने आप को तौलने लगता है। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, प्यारे स्वदेश से बहुत दूर हूं। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, प्यारे स्वदेश से बहुत दूर हूं। जिसके लिए मां की ममता का आंचल तार तार हो गया, जिसकी आंख पे सपना घर बार हो गया। जानते हो जिस दिन मैं फांसी पर झूला था मेरे बाबा का वक्षस्थल गर्व से फूला था। क्या बात है। जिस दिन मैं फांसी पर झूला था मेरे बाबा का वक्षस्थल गर्व से फूला था। भैया आजाद ने जब कनपटी को गोली का निशाना बनाया था, मां की बूढ़ी आंखों से आंसू नहीं टपका, सूखी छाती से दूध छलकाया था। मां की बूढ़ी आंखों से आंसू नहीं टपका, सूखी छाती से दूध छलकाया था। खून से सनी हुई लाला जी की पगड़ी ने जब वतन को वक्त पर मिटने का पाठ पढ़ाया था, तभी तू लाल किले की प्राचीर पर सानी तिरंगा लहराया था। खून से सनी हुई लाला जी की पगड़ी ने जब वतन को वक्त पर मिटने का पाठ पढ़ाया था, तभी तू लाल किले की प्राचीर पर सानी तिरंगा लहराया था। उसी तिरंगे की जलती हुई अस्मिता हमें ललकार रही है। मित्रों, यह कविता नहीं, एक विचार दे रहा हूं आपके बीच में, और निश्चित तौर पर हमारी भावनाओं का आप स्वागत कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। खून से सनी हुई लाला जी की पगड़ी ने जब वतन को वक्त पर मिटने का पाठ पढ़ाया था, तभी तू लाल किले की प्राचीर पर सानी तिरंगा लहराया था। उसी तिरंगे की जलती हुई अस्मिता हमें ललकार रही है। हमारी शहादत हमें कोस रही है, धिक्कार रही है। क्या बात है। उसी तिरंगे की जलती हुई अस्मिता हमें ललकार रही है। बैठ जाओ भैया। हमारी शहादत हमें कोस रही है, धिक्कार रही है। तेरे जयचंदियत के आघात से मरमाहत है मेरा वर्तमान, मेरा अतीत। तेरे जयचंदियत के आघात से मरमाहत है मेरा वर्तमान, मेरा अतीत। अरे क्यों तेरी त्योरी चढ़ जाती है जब कोई गाता है वंदे मातरम का गीत। क्या बात है भाई। क्यों तेरी त्योरी चढ़ जाती है जब कोई गाता है वंदे मातरम का गीत। कायरता को छुपाने के लिए देता रहा शांति का संदेश, कायरता को छुपाने के लिए देता रहा शांति का संदेश। बदले में पहनाया देश की हजारों ललनाओं को विधवाओं का बेश। कायरता को छुपाने के लिए देता रहा शांति का संदेश, बदले में पहनाया देश की हजारों ललनाओं को विधवाओं का बेश। बेशर्मियत का लबादा पहनकर, बेशर्मियत का लबादा पहनकर चीन को 2500 वर्ग मील दे दिया। क्या बात है भाई। बेशर्मियत का लबादा पहनकर चीन को 2500 वर्ग मील दे दिया। मेरे बाबा भोलेनाथ का कैलाश दे दिया, मानसरोवर झील दे दिया। बढ़िया 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 बढ़िया। बेशर्मियत का लबादा पहनकर चीन को 2500 वर्ग मील दे दिया। मेरे बाबा भोलेनाथ का कैलाश दे दिया, मानसरोवर झील दे दिया। बोफोर्स के तराजू पर बेच दिया मेरे सपनों का हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है। बोफोर्स के तराजू पर, पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा पंक्तियां अगर आपको आंदोलित करे तो। कायरता को छुपाने के लिए देता रहा शांति का संदेश, बदले में पहनाया देश को हजारों लल्लाओं को विधवाओं का बेच। बेशर्मियत का लबादा पहनकर चीन को 2500 वर्ग मील दे दिया।
मेरे बाबा भोलेनाथ का कैलाश दे दिया, मानसरोवर झील दे दिया, बोफोर्स के तराजू पर बेच दिया तूने मेरे सपनों का हिंदुस्तान। अरे तेरे ही साजिश से बहक रहा है पड़ोस में बसा हुआ लुच्चा पाकिस्तान। तेरे ही साजिश से बहक रहा है पड़ोस में बसा हुआ लुच्चा पाकिस्तान। मित्रों, मैं माता पिता गुरु का नाम लेता हूं, अपने कभी मित्रों का नाम लेता हूं, नेताओं का नाम नहीं लेता। अपनी बात कहता हूं करीने से कहता हूं, बिना किसी का नाम लिए हुए। बोफोर्स के तराजू पर बेच दिया मेरे सपनों का हिंदुस्तान। तेरे ही साजिश से बहक रहा है पड़ोस में बसा हुआ लुच्चा पाकिस्तान। तू नरों में सिंह बनकर आया, हाजी, तू नरों में सिंह बनकर आया, वक्त ने पूंछ उठाई, मादा निकल गया। क्या बात है, क्या बात है भाई, बाप। तू नरों में सिंह बनकर आया, वक्त ने पूंछ उठाई, मादा निकल गया। देश लूटने में महमूद गजनवी का दादा निकल गया। वाह 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 वाह। देश लूटने में महमूद गजनवी का दादा निकल गया। चारों ओर बज रहा हवाला का डंका, दिल्ली लग रही जैसे सोने की लंका, जहां जुटी हुई है रावणों की जमात, जिनकी निगाह में मातृभूमि की गैरत की कोई नहीं बिसात। द्विचक्री पर चढ़ा हुआ मेघनाथ, द्विचक्री यानी साइकिल पर चढ़ा हुआ मेघनाथ, बिहार में मायावी चक्र चलाता हुआ कुंभकर्ण, खूनी पंजा हवा में लहराते हुए माल्यवंत समेत और राक्षसों का समूह है, जिनके साथ, जिनकी जुबान पर राजधर्म के लिए दी जाने वाली गाली है। अरे उत्तर प्रदेश में एक बार की लतियाई हुई सुरपणखा हाथी पर चढ़कर लग रहा फिर इन्हीं के गोल में शामिल होने वाली। वाह भाई वाह, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है राजेंद्र, बढ़िया है। ओ मेरे देश के सत्ता लोलुप लखैरों, मैं नहीं कह रहा हूं, भगत सिंह कह रहा है। ओ मेरे देश के सत्ता लोलुप लखैरों, करोड़ों चिताएं एक साथ जले हम सह लेंगे। देश कंगाल हो जाए, सच्चे देशभक्त दुष्कंटकों के बीच रह लेंगे, लेकिन वतन की आबरू के साथ खिलवाड़ करने वालों को, तिरंगे की ओर मशाल की लौ बढ़ाने वालों को, शहीदों के अरमानों को गोलियां मारकर ढहाने वालों को, वंदे मातरम की रव के साथ रव न मिलाने वालों को, या तूने सुरक्षा का जामा पहनाया तो स्वर्ग की दीवार फांद कर एक बार फिर आऊंगा। क्या बात है भाई। तो स्वर्ग की दीवार फांद कर एक बार फिर आऊंगा, तुम्हारे जिस्म का एक एक बूंद लहू गारूंगा। जिस तरह सैंडर्स को मारा था, उसी तरह गिन गिन कर तुम सबको कुत्तों की मौत मारूंगा। वाह भाई वाह भाई वाह। उसी तरह गिन गिन कर तुम सबको कुत्तों की मौत मारूंगा। देश के गद्दारों, तेरे लिए आने वाले वक्त का कहर भेज रहा हूं, कहर भेज रहा हूं। मुझे मजबूर मत करो, आत्महत्या कर लो, शब्दों का जहर भेज रहा हूं, शब्दों का जहर भेज रहा हूं, शब्दों का जहर। ये थे कमलेश राजहंस, जो ओज की कविता सुना रहे थे, और कविता सुनते ही कई लोग घर जाने लग गए, क्योंकि माँ का कर्ज चुका दो, माँ का कर्ज चुका दो, ये वीर रस के कवि लगातार चिल्लाया करते हैं। एक आकर बोला, माँ आज मैं तेरा दूध का कर्ज चुका दूंगा। माँ ने कहा, जा पहले दूध वाला का कर्ज चुका दे। तो ऐसी स्थितियां होते रहती हैं। और अगले क्रम में मैं जिस कवित्री को आमंत्रण देना चाहता हूं कि उनकी याद ने बेचैन सारी रात रखा, कभी तकिया इधर रखा, कभी तकिया उधर रखा। अंबर प्रियदर्शी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए। एक बार आप उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं ताकि हम अंबर प्रियदर्शी को बुलाएं। ला भैया चाय पिला दो फटाक से। ढाई बजे चाय, दूसरे वही खत्म होने के बाद। 4 पंक्तियां गीत के लिए सुनिएगा। जरा सी आँच से पिघले उसे नवनीत कहते हैं। क्या बात है भाई। जरा सी आँच से पिघले उसे नवनीत कहते हैं, जहाँ के तीर जो सहले उसे हम प्रीत कहते हैं, जहाँ के तीर जो सहले उसे हम प्रीत कहते हैं। यूं तो रंग डाले कागज़ बहुत स्याही ने, यूं तो रंग डाले कागज़ बहुत स्याही ने, किसी के दिल को जो छू ले उसे हम गीत कहते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात। उसे हम गीत कहते हैं।
एक गीत पढ़ रही हूँ आशा हाँ चाहूँगी। जी, इरशाद, स्वागत। गरल तन्हाइयों का और अब मैं पी नहीं सकती, क्या बात? गरल तन्हाइयों का और अब मैं पी नहीं सकती, कहाँ जाऊँ कहाँ ढूंढूं विवशता कह नहीं सकती, कहाँ जाऊँ कहाँ ढूंढूं विवशता कह नहीं सकती, मेरे मन में जो उलझन है उसी में उलझा ये मन है, मेरे मन में जो उलझन है उसी में उलझा ये मन है, मेरी आँखों की नींदों से न जाने कब से अनबन है, मेरी आँखों की नींदों से न जाने कब से अनबन है, इन आँखों में नए सपनों की फसलें बो नहीं सकती, इन आँखों में नए सपनों की फसलें बो नहीं सकती, गरल तन्हाइयों का और अब मैं पी नहीं सकती, खुशी मांगी तो गम की ये सिसकती रात दे दी है, खुशी मांगी तो गम की ये सिसकती रात दे दी है, समय ने किस तरह की ये मुझे सौगात दे दी है, समय ने किस तरह की ये मुझे सौगात दे दी है, वो है अपना मगर उसको मैं अपना कह नहीं सकती, वो है अपना मगर उसको मैं अपना कह नहीं सकती, गरल तन्हाइयों का और अब मैं पी नहीं सकती। और बंद सुनिएगा, गमों का बोझ ये दिल से उतर जाए तो अच्छा है, गमों का बोझ ये दिल से उतर जाए तो अच्छा है, अगर ये दर्द का पर्वत पिघल जाए तो अच्छा है, अगर ये दर्द का पर्वत पिघल जाए तो अच्छा है, मैं रोना भी अगर चाहूँ तो खुल के रो नहीं सकती, मैं रो भाई अपने अपने ढंग से ऐसा कुछ नहीं है कि बात नहीं कही जा सकती, ऐसे भी अपनी बात में काम चलाया जा सकता है। वीर से तो क्या हुआ भाई, प्रस्तुत करने की बात ऐसे भी कही जा सकती। अब बड़ी श्रृंगार के ऊपर लंबे चौड़े गीत कविताएं ऐसा हम हाथरस के कभी भी श्रृंगार को बांध सकते हैं प्रतीकों के रूप में, लेकिन भाई हमारा श्रृंगार अपने ढंग का होता है, ना समझ में आए तो अंगार बन सकता है, समझने की कोशिश कर। अब एक बार मनन ने पूछा, भाई साहब ये बताइएगा आपको फल कौन सा अच्छा लगता है? मैंने कहा मतलब का नहीं, वो असली में क्या है कि टेस्ट बदलते रहते हैं लोगों के। मैंने कहा अब तो मनहर जी पपीता अच्छा लगता है। का मतलब पहले भी पपीता ही लगता था? मैंने कहा नहीं, ये जिंदगी का क्रमिक विकास है। का पूरा बताइए। मैंने 4 पंक्तियों में एक छंद के माध्यम से जीवन के क्रमिक विकास को बांधने की कोशिश की, और इनके विभाग की बात एक हास्य रस का कवि कर रहा है। शिल्प को देखिएगा और छंद को देखिएगा, अगर कुछ ढंग का लगे तो मुझे भी बचा खुचा आशीर्वाद दीजिएगा। मैं किशोरावस्था से शुरू कर रहा हूं, 4 अवस्थाएं हैं और यहां तक पहुंचने की कोशिश करूं कि प्यारे लगे मन में कभी बेशक बेहद बेर बना रस बारे टेस्ट,
प्यारे लगे मन में कभी बेशक बेहद बेर बनारस बारे, बेर के बाद में नींबू व नींबू के बाद में संतरा पे मन हारे, संतरा बाद सुहाने हैं आम। 4 विशेषताएं आम की। संतरा बाद सुहाने हैं आम, सुडोल कड़े कलमी रत्नारे, राम के बाद है मौसम आखिरी, अब सिर पे पपीता लगे मुझे। ये श्रृंगार की बात, क्या बात है, अपने अपने ढंग से व्यक्त करने का मामला है। कैसे सलीके से बात कही जा सकती है मैं भी कह सकता हूँ। शान है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे मन में भी देशभक्ति की भावना और मैं कभी कभी व्यक्त कर देता हूँ। उसमें फांसी पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फांसी के बाद फिर कुछ बचता ही नहीं। एक और छंद पढ़ रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और बिना नाम लिए जे भाई साहब ने जो कविता सुनाई थी, ये प्रतीप अलंकार का छंद कि इन्हें कैसे कुत्ता कहूं, बराबर, इन्हें कैसे कुत्ता कहूं, वह स्वामी भक्त होता, स्वामी भक्ति के ना एक इनमें निशान है। स्वामी भक्ति के ना एक इनमें निशान है, गधा कैसे कहूं, वह दूसरों का भार ढोए, दूसरों पे भार बने ये विराजमान है। दूसरों पे भार बने ये विराजमान है। सुअर कहूं तो वह गंदगी को साफ करे, गंदगी फैलाने में ये चतुर सुजान हैं। कुत्ता गधा सुअर समान ये जरा भी नहीं, ये जहान में अकेले खुद के समान है। ये जहान में, ये जहान में। और एक हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि वारी मथे घृत होए अरु सिकताते वरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरैया सिद्धांत पेल। वारी मथे, चाहे पानी के मथने से भी हो जाए, हालांकि होगा नहीं लेकिन हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। चाहे रेत से तेल निकल आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हास्य रस का कवि उस शिल्प को हास्य में लाने की कोशिश करता है एक छंद के माध्यम से कि संभव है धरती क्षमा को छोड़ हो कठोर, होगी नहीं मगर हो जाए। संभव है धरती क्षमा को छोड़ हो कठोर, संभव है सूर्य पश्चिम से निकल जाए। संभव है सूर्य पश्चिम से निकल जाए, संभव है आसमान टूट कर गिर पड़े, संभव है सागर हजारों मील टल जाए, संभव है किसी दिन गिरिराज एकाएक मोम के समान पूरा का पूरा पिघल जाए। सब कुछ संभव है, पर यह संभव नहीं कि कोई साझा सरकार 5 साल चल जाए। सब कुछ संभव है पर यह संभव नहीं। ऐसा भी और देश के ऊपर तो यूं भी होता है कि लड़की ने लड़के से मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी प्यारी चांदनी है आओ। लड़की ने लड़के से मुस्कुराते हुए कहा, प्यारी प्यारी चांदनी है आओ घूमे आए हम, मौसम सुहावना बड़ा ही मन भावना है, सरिता के तीर चांद तारों से बताएं हम। लड़का ये बोला, मेरा मन भी तो कह रहा है कि मौसम का एक साथ लाभ ही उठाएं हम, आओ मेरे पास और पास और पास, दोनों एक साथ वंदे मातरम गीत गाएं। राष्ट्रीयता कहीं भी व्यक्त की जा सकती, आप हंसने की बात नहीं, ये राष्ट्रीय बात है। तो लड़की ने कहा घूमने की, यदि एक चाहे घूमो, चाहे जितना भी प्यार से घुमाऊंगी, घर परिवार फिल्म और राजनीति वाली चाहे जैसी बातें करो खुल के बताऊंगी। पास जाने को कहा तो लोए पास आ गई मैं, और चाहोगे तो और पास आऊंगी, और पास आके जो कुछ कहोगी मैं करूंगी, पर तेरे साथ वंदे मातरम नहीं। राष्ट्रीयता का विरोध होता ही होता है, तेरे साथ वंदे मातरम नहीं गाऊंगी। और एक विशिष्ट रूप से एक रचना देना चाहता हूं। अभी गांधी जी की एक बात कही थी तो मेरे को भी गांधी पे याद आई। एक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी से बड़ी शिकायत की कि बापू आपने बड़ा अंधेर मचा रखा है। कहा जवाहर मैं और अंधेर का, हाँ कैसे? कहा 500 के नोट पे महात्मा गांधी, 100 के नोट पे महात्मा गांधी, 50 के नोट पे महात्मा गांधी, 10 के नोट पे महात्मा गांधी, हमें तो 98 में टरका दिया।
गांधी जी ने जो उत्तर दिया वो सुनिएगा। गांधी जी बोले, जवाहर, आजादी की लड़ाई में जिसने जितना कुछ सहा और जो कुछ किया, आजादी के बाद तस्वीर के रूप में उसने उतना ही वापस लिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो महापुरुषों की बात होती है। मास्टर साहब ने क्लास में अछूत उद्धार का पाठ पढ़ाया, उसके महत्व को कई बार समझाया, अनेक अनेक महापुरुषों के उदाहरण दिए, अनेक शंकाओं के समाधान किए और अंत में पूछा कि मेरा अगला जन्म भंगी के घर में हो। पूज्य महात्मा गांधी ने अपने विचारों में इस प्रकार के शब्द किस उद्देश्य से कहे? तो शुक्ला जी का लड़का खड़े होकर बोला, ताकि अगले जन्म में गांधी जी को सरकारी नौकरी की सुविधा रहे। वाह 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 वाह। ताकि अगले जन्म में गांधी जी को सरकारी नौकरी की सुविधा रहे। दोस्तों, अपनी बात अपन अपने ढंग से कहते हैं और वो ढंग चाहे कैसा ही हो, लेकिन आप तक जब पहुंचता है तो बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है तो एक बिल्कुल वर्तमान समस्या के ऊपर एक बिल्कुल नई कविता और पढ़ने का मन है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके पास जो रचना पास हो जाएगी वो दूसरी जगह फिर सप्लाई करने में बहुत सहूलियत हो सकती है। खरगोन के श्रोताओं में बिल्कुल ईमानदारी से आपके बीच में इसलिए स्वीकार करता हूं कि 5 साल लगातार मैं लाल किले पे गया, लेकिन खरगोन आके ऐसा लगता है कि खरगोन का मंच लाल किले से कहीं कमजोर मंच नहीं है। आप लोगों के बीच में आके इतनी प्रसन्नता, दूसरे दौर में ये कह रहा हूं मैं, तो एक बिल्कुल नई कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। और नई कविता में जैसा कि कोई भी नई चीज होती तो अपन प्यार मोहब्बत से उसको स्वीकार करते हैं, आप इसको भी स्वीकार कर लें। ये कविता रोमांटिक कविता है। और साढ़ का मामला कैसे होगा आप जान लें। प्याज प्रसंग मैंने मानवीकरण किया है सब्जियों का, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। मैं आपको प्रसंग बतौर बताऊं कि एक बार मेरी शादी हुई। नहीं, इसमें क्या है, कई लोग वो बार बार भी कर लेते हैं, चांस मिलने की बात है। तो अब कभी तो हम पहले से थे, आना जाना लगा रहता था, 4-6 कार्यक्रम निकल आए, बाहर चले गए, इतना त्याग करना पड़ा हमें। अब 8-10 दिन में वापस आए तो मैंने पत्नी को घूर के देखा, क्योंकि नए नए में कोई छोड़ना भी नहीं चाहता, इतनी रिस्क लेना बड़ा मामला कठिन होता है। तो पत्नी ने जो कुछ कहा उसको देखिएगा कि शिल्प कैसे व्यक्ति बुनता है। पत्नी ने मेरे से कहा, मेरा नाम गुरु सक्सेना भी है, इसको याद रखें, तब आपको कविता का आनंद आएगा। कि पत्नी ने कहा और मैंने भी उस बात को कहा। पत्नी बोली कि शक से ना देखो मुझे, शक से ना देखो मुझे, सक्सेना। मूल नाम इनका गुरु सक्सेना है। सक्सेना देखो मुझे, सक्सेना देखो मुझे, वैसे मैं निभाया है तो ऐसे मैं निभाऊंगी। बैंक में जमाना कुछ कहता जमाना कुछ, ज्यादा है तो सावन में मायके न जाऊंगी, ज्यादा है तो सावन में मायके न जाऊंगी। अरे मैंने कहा यार क्या बात है, इसके इतने बढ़िया विचार हैं। तो वो अपने ढंग से उत्तर देती है कि बड़ी मुश्किलों से मैंने प्यार का जलाया दिया, दिलदार ये दिया किसी को दिया जाए ना। वाह, दिलदार ये दिया। आ गया भाई साहब। भाई आलू बिल्कुल सस्ता और प्याज एकदम महंगी, तो साथ में एकदम कटी कटी जा रही हो। याद करो कि पर बरसों प्रसिद्ध रही हमारी जोड़ी। हमने गरीबों से गरीब आदमी के सामने नाक वो नहीं सिकोड़ी। आम आदमी की औकात को हंस हंसकर अपनाते रहे और सब्जी के प्रत्येक झोले में एक साथ प्यार मोहब्बत के गीत गाते रहे। सब्जी के प्रत्येक झोले में एक साथ प्यार मोहब्बत के गीत गाते रहे। कुछ महीनों से तूने तोड़ दिए लाज और लिहाज, छोड़ दिए पुराने रीत रिवाज, तेरी आवाज जनता की आवाज नहीं रही। तू प्याज होकर भी अब पुरानी प्याज नहीं रही, तू प्याज होकर भी अब पुरानी प्याज नहीं रही। राजनीति के चक्कर में अपनी दया ममता गंवा चुकी है। लगता है मदर टेरेसा के शरीर में फूलन देवी की आत्मा समा चुकी है। वाह 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 वाह।
लगता है मदर टेरेसा के शरीर में। फूलन देवी की आत्मा समझ चुकी है, मैं अब गरीब, मैं अकेला गरीबों का सहारा हूं, तेरे प्यार का मारा हूं। अब हमारे बीच की दूरी अच्छी खासी हो गई है, क्योंकि तो केवल धनवानों की दासी हो गई है, क्योंकि अब तू केवल धनवान की दासी हो गई है। प्याज ने चलाई बातों की गोली और घमंड के स्वर में बोली कि तेरी मेरी बात इस तरह के हिसाब से खरी नहीं है आलू, आजकल तेरी मेरी कोई बराबरी नहीं है। आलू, आजकल तेरी मेरी कोई बराबरी नहीं है। मेरे शरीर के सफेद छिलके चांदी की चमक को मात दे रहे हैं। अरे यार, प्रधानमंत्री तक रोज रोज मेरा नाम ले रहे हैं, प्रधानमंत्री तक रोज रोज मेरा नाम ले रहे हैं, और तू प्रसन्न रहता है सीमित आय वाले इंसानों में, कुली कबाड़ी यानी कि मामूली से मामूली किसानों में, विचारों में एकदम गांधी बब्बा है। भारतीय रेल का जनरल बोगी वाला डब्बा है, भारतीय रेल का जनरल बोगी वाला डब्बा है। मैं एसी प्रथम श्रेणी की बोगी बनकर अच्छे अच्छों से पंजा लड़ा रही हूं, धनवानों की शोभा बढ़ा रही हूं। मेरी इमेज सबकी नजरों में हाई स्तर पा चुकी है। मेरी ऊंचाई देखकर सरकार तक घबरा रही है, सरकार तक घबरा रही है। अब किसी के घटाए नहीं घट सकती, तेरी मेरी नहीं पट सकती। और दोस्तों, दो अलंकारों का प्रयोग किया है, ब्याज निंदा और ब्याज स्तुति। किस ढंग से मैंने इसको निर्वाह किया देखिएगा। बुरा हो कांग्रेस का, बुरा हो कांग्रेस का जिसने मुझे हमेशा सस्ते से सस्ते दामों में बिकवाया, सड़ी से सड़ी झोपड़ी में तेरे साथ बरसों तक टिकवाया, सड़ी से सड़ी झोपड़ी में तेरे साथ वर्षों तक टिकवाया। जय हो भाजपा सरकार की जिसने मुझे झोपड़ी से उठाकर महलों में धर दिया। लगता है भगवान राम ने अछूत अहिल्या का उद्धार कर दिया। वाह 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 वाह। झोपड़ी से उठाकर महलों में धर दिया, लगता है भगवान राम ने अछूत अहिल्या का उद्धार कर दिया। आलू ने ठंडी सांस लेकर कहा, प्याज अपने रूप रंग और शोहरत पर इतनी मत इतराओ, पुराने दिनों को मत भुलाओ, क्योंकि तेरी ये शोहरत अधिक समय के लिए दिखाऊ नहीं है, और जिस सरकार के नाम पर तू इतना कर रही है वह भी ज्यादा दिनों के लिए टिकाऊ नहीं है। वह भी ज्यादा दिनों के लिए टिकाऊ नहीं है। तो टमाटर ने गुस्से में बीच में पड़ते हुए कहा, आलू के बच्चे, क्योंकि वो लाल था, थोड़ा केसरिया कलर होता ना टमाटर का। आलू के बच्चे, कंगाल आदमी के उड़े हुए परखच्चे, औकात से ज्यादा बोलता है, अपने शब्दों में सरकार को तोलता है, ईर्ष्या के चने चबा रहा है, बेचारी प्याज को अबला समझकर दबा रहा है। तू क्या उसकी शोहरत से अच्छे अच्छे जल रहे हैं। और बेटा, तुझे क्या मालूम, आजकल मेरे और प्यार के बीच में, मेरे और प्याज के बीच में प्रेम के संबंध चल रहे हैं। बाजार के बीच अपने स्टैंडर्ड को मैंने बड़ी तेजी से बढ़ाया, तब कहीं प्याज का प्यार पाया। आलू ने कहा, अबे विदेशी ले पिलपिले, अधिक दिनों तक नहीं चलेंगे ये सिलसिले, और अंतिम पंक्तियां तेरी अक्ल वक्त के अभाव में हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगी। और जो प्याज बरसों साथ रहकर मेरी नहीं हुई, वो 4 दिन साथ रहकर तेरी कैसे हो जाएगी। क्या बात है, 4 दिन साथ कैसे हो जाएगी। और दोस्तों, ये सारी बातें हमें इसलिए करना पड़ती हैं कि अगर हम वक्त के साथ में नहीं चलते तो आपको लगता है करे तो ना कुछ घटा और तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे मन में भी जनता का, आपका, देश का दर्द होता है। एक बहुत छोटी कविता के माध्यम से उसको देना चाहते कि आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये यही करने के लिए आते हैं। तब मैं कहता हूं, कमलेश भाई तुम सुनो, कि हम आजादी के बाद आए इस भूतल पर गणतंत्र स्वतंत्र दिवस के हमको गान मिले, फिर राजनीति की उठापटक पर लिप्त आके हर डगर डगर में बड़े बड़े तूफान मिले, इस बीच कारखाने आए, सड़कें आई, बन गए बांध, परिवर्तन पर परिवर्तन लाई योजनाएं, ये ज्ञान हुआ अब आजादी का सुख भोगें। आओ भाई, कुछ तुम खाओ कुछ हम खाएं, ये ज्ञान हुआ अब आजादी का सुख हो गए। आओ भाई, कुछ तुम खाओ कुछ हम खाएं। मैं सभी विसंगतियों को कहता चला गया, मैं सदा हंसाता रहा देश के जनमन को, अब तक यशगान किसी का मैंने किया नहीं, बचपन से लेकर बिता दिया यूं यौवन को। तो क्या मतलब कि जोकर जैसा जीना है, जनता का केवल मन बहलाया करता हूं, यश गाने जैसा कुछ भी मुझको पता नहीं, बस हास्य व्यंग के गीत सुनाया करता हूं। यश गाने जैसा कुछ भी मुझको पता नहीं मनोहर भाई, बस हास्य व्यंग के गीत सुनाया करता हूं। तो क्या मतलब कि हर अवसर पर गीत हास्य के गाऊंगा। और इन पंक्ति पर चिंतन चाहूंगा, है मातृभूमि का मुझ पर भारी कर्ज बना,
यशगान शहीदों का कर उसे चुकाऊंगा, यशगान शहीदों का कर उसे चुकाऊंगा, जो आजादी की खातिर दुश्मन से जूझे अपना निज स्वार्थ छोड़ पहना त्यागी बाना, और थी खुली पीठ और कोड़े बरसे लगातार, पर बंद किया ना वंदे मातरम का गाना। वाह 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 वाह। थी खुली पीठ और कोड़े बरसे लगातार, पर बंद किया ना वंदे मातरम का गाना। फांसी के फंदे पर झूले कर हर्षनाद हो, जगत फिरंगी का सारा तंडोल उठा। ऐसे संकट के समय प्राण जब जाते हों, प्यारा बेटा भारत माँ की जय बोल उठा, प्यारा बेटा भारत माँ की जय बोल उठा, प्यारा बेटा भारत माँ की जय बोल उठा। अंतिम इच्छा है जो सो कहो मत देर करो, अब समय नहीं है, क्या चाहिए बतलाओ तुम। बोला सपूत कुछ हमें चाहिए नहीं, अमर है एक निवेदन, फांसी शीघ्र लगाओ तुम। पर फांसी लगने के पूर्व किसी भी कपड़े से कर दया हमारा चेहरा हरगिज ढको नहीं, हम डर जाएंगे ये भय मन में तुम रखो नहीं। हम अंतिम सांसों तक दर्शन करते करते लेंगे विदाई अपनी प्यारी भारत माँ से, जाते जाते जी भर कर उसको देखेंगे, माँ फेंक चले अब अपने जीवन के पासे। माँ फेंक चले अब अपने जीवन के पासे, फिर लेंगे जन्म गोद में तेरी खेलेंगे, माँ फिर ऐसा ही तुझसे प्यार करेंगे हम। ये फांसी जन्म जन्म तक लगती रहे भले, एक दिन अवश्य तेरा उद्धार करेंगे हम। वाह वाह। एक दिन अवश्य तेरा उद्धार करेंगे हम। ऐसे जिनके उद्गार उन्हीं के पद सहलाया करता हूँ, मत समझो केवल हास्य व्यंग के गीत सुनाया करता हूँ, मत समझो केवल हास्य व्यंग के गीत सुनाया करता हूँ, मत समझो केवल। और उम्र का ज्ञान ध्यान होने दो, उम्र का ज्ञान ध्यान होने दो, कामना को कामान होने दो। उम्र का ज्ञान ध्यान होने दो, कामना को कमान होने दो। ब्याह लाएंगे तुम्हारी पीड़ा, दर्द को नौजवान होने दो, दर्द को नौजवान होने दो, दर्द को नौजवान होने दो। तम से लिपटा प्रकाश देखा है, तम से लिपटा प्रकाश देखा है, आंसुओं में सुहास देखा है। जब देखा है जिंदगी को तो मौत के आस पास देखा है, मौत के आस पास देखा है। रोशनी की तलाश करता हूँ, चांदनी की तलाश करता हूँ। आज लोगों के घने जंगल में आदमी की तलाश करता हूँ, आदमी की तलाश करता हूँ। आसमां क्या जमीन नहीं बनता, आसमां क्या जमीन नहीं बनता, कुछ न कुछ है कमी नहीं बनता। आदमी देवता बनेगा क्या, आदमी आदमी नहीं बनता,
आदमी आदमी नहीं बनता। फूल क्या दूं तुम्हें चमन दे दूं, उम्र भर का तुम्हें वचन दे दूं। एक अर्धाली अधर की दे दो, एक अर्धाली अधर की दे दो। अपने गीतों का संकलन दे दूं, अपने गीतों का संकलन दे दूं। उम्र का वो जुनून याद आया, उम्र का वो जुनून याद आया। दिल का खोया सुकून याद आया। तेरे हाथों की जो मेहंदी देखी, अपने सपनों का खून याद आया, अपने सपनों का खून याद आया। और अंतिम मुक्तक, एक रंगीन ख्वाब आया है, एक रंगीन ख्वाब आया है। हल्के हल्के हिजाब आया है, एक रंगीन ख्वाब आया है। हल्के हल्के हिजाब आया है। देखो देखो के उसके बचपन पर कैसा काफिर शबाब आया है। देखो देखो के उसके बचपन पर कैसा काफिर शबाब आया है। एक रचना पढ़ रहा हूं मित्रों। ओस आंसू, ओस आंसू को बनाया जाएगा, ओस आंसू को बनाया जाएगा। दर्द है तो मुस्कुराया जाए, ओस आंसू को बनाया जाएगा, ओस आंसू को बनाया जाएगा। दर्द है तो मुस्कुराया जाएगा। सिसकियों ने स्वर दिए हैं सांस को, सिसकियों ने स्वर दिए हैं सांस को। कंठ से अब ठीक गाया जाएगा, सिसकियों ने स्वर दिए हैं सांस को। कंठ से अब ठीक गाया जाएगा, ओस आंसू को बनाया जाएगा। दूर है गंगा कहीं चल पास में, दूर है गंगा कहीं चल पास में। आंसुओं में ही नहाया जाएगा। दूर है गंगा कहीं चल पास में, आंसुओं में ही नहाया जाएगा। उस आंसू को बनाया जाएगा। भक्त अपने इष्ट से बात करता है और किस तेवर से बात करता है ये देखिए। इष्ट को आना पड़ेगा हो विवश, इष्ट को आना पड़ेगा हो विवश। इष्ट तक हमसे न जाया जाएगा,
इष्ट को आना पड़ेगा हो विवश, इष्ट तक हमसे न जाया जाएगा, उस आंसू को बनाया जाएगा। इस निमंत्रण में न आग्रह प्यार का, हमें डाक से निमंत्रण भेज दिया, खुद बुलाने नहीं आए, उस पर व्यंग करता हूं। इस निमंत्रण में न आग्रह प्यार का, इस निमंत्रण में न आग्रह प्यार का, इस तरह हमसे न आया जाएगा। इस निमंत्रण में न आग्रह प्यार का, इस तरह हमसे न आया जाएगा, उस आंसू को बनाया जाएगा। हो गई पीड़ा सयानी आपकी, हो गई पीड़ा सयानी आपकी, इस बरस डोला उठाया जाएगा। हो गई पीड़ा सयानी आपकी, इस बरस डोला उठाया जाएगा। आपकी हमारी जिंदगी कितनी व्यस्त हो गई है, तो जिंदगी से बात करता हूं। जिंदगी रूठी हुई है तो रहे, जिंदगी रूठी हुई है तो रहे, गर मिली फुर्सत मनाया जाएगा। जिंदगी रूठी हुई है तो रहे, गर मिली फुर्सत मनाया जाएगा, उस आंसू को बनाया जाएगा। अंतिम, जिंदगी भर की कमाई गीत है, जिंदगी भर की कमाई गीत है, जिंदगी भर की कमाई गीत है, गीत ही ओढ़ा बिछाया जाएगा। जिंदगी भर की कमाई गीत है, गीत ही ओढ़ा बिछाया जाएगा, उस आंसू को बनाया जाएगा। दर्द है तो मुस्कुराया जाएगा। भाई विवेक सक्सेना से आग्रह करूंगा कि वे एक कविता पढ़ें, बारी अपनी पूरी कर लें, उसके बाद मधुप जी आएंगे और तमाम हिमालयीन ऊंचाइयों के साथ में यह आयोजन समाप्त होगा। भाई ने देश को बचाने के लिए अपने पूरे परिवार के प्राणों की कुर्बानी दी। सरदार भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राणों की अगवानी की। इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण आए हैं जो महान लोग थे, उन्होंने देश के लिए अपने पूरे परिवार के प्राण लुटाए। जो महान लोग थे उन्होंने देश के लिए अपने पूरे परिवार के प्राण लुटाए हैं। लेकिन अब देशभक्ति की परिभाषा बदल गई है, महानता की विपरीत हवा चल गई है। अब हमारे देश के कर्णधारों के सामने जब देश को बचाने की समस्या खड़ी हो जाती है तो देश पीछे छूट जाता है और मंत्री की बेटी रूबिया भारत माता से बड़ी हो जाती है। मंत्री की बेटी रूबिया भारत माता से बड़ी हो जाती है। धन्यवाद। भाग दौड़ जिसमें डॉक्टर भाल के परिवार, पूरा परिवार लगा रहा, मैं भी लगा रहा। हमारे पूरे 32 लोगों की यह एक परिवार है। टीम में शब्द नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि टीम तो अक्सर हार जाती है, परिवार कभी नहीं हारता। तो इसलिए ये विविधा परिवार ने 2 महीने की बहुत कठोर मेहनत के साथ में यह आयोजन इस नगर को देने का प्रयास किया और इसके इस ऊंचाई पर अब मधु पांडे जी आके काव्य पाठ करेंगे, उसके साथ ही समाप्त होगा। मधु जी काव्य पाठ करें, उससे पहले
मैं संस्था के सचिव डॉक्टर SN शर्मा, यदि वे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कहीं, तो शीघ्र मंच पर आ जाएं और आभार प्रदोप 2-4 वाक्य जो आवश्यक होते हैं वे शायद नहीं हैं। मैं युवराज सिंह जी चौहान जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं आएँ और 2 शब्द आभार स्वरूप यहाँ पर अतिथि और पूरे नगर के लिए कहें। उसके बाद मधुप जी आएंगे और यह कवि सम्मेलन 1 वर्ष के लिए विराम ले लेगा। आपसे निवेदन है, पूरी रात आपने हमारा साथ दिया है, अब हमारे कहने पर 15-20 मिनट और साथ दीजिए। जो मित्र बड़े उतावले हैं उनसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, युवराज सिंह जी आए, 2 शब्द कहें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय और जितने कविगण और खरगोन के जो काव्य प्रेमी जनता जिन्होंने इतनी तन्मयता से इस कार्यक्रम को सुना, इसके लिए मैं सबका आभार प्रदर्शित करता हूँ। धन्यवाद। आभार उनके लिए भी, क्योंकि जिनके वैसे ही पुरानी मेरे कहने पर आप तालियां बजा दें ताकि मधुर जी को लगे कि अब आप कवि सम्मेलन के उस, हाँ ये पास में जो है ना भाई शैलेश जैन, अब तो मैं सभी चेहरे एक नाम बता सकता हूँ कि चैतन्य हो जाए और चैतन्यता के साथ में आदरणीय मधुर जी पांडे को आप सुने। मित्रों, श्रोताओं के जो अवशेष बचे हैं उन्हें मैं प्रणाम कर देना पहला करता हूँ। मुश्किल है, आपके धैर्य की कमाल है सब, इतनी प्रतीक्षा, इतना आनंद आप ले रहे हैं। एक प्रयोग के लिए एक कविता पढ़ता हूँ, अगर आनंद आ गया तो एक समापन की कविता। माँ सरी की गंभीर नहीं, हंसते खिलखिलाते। एक कविता पढ़ने का मेरा मन है इसलिए कि नई लिखी है और अच्छे ऐसे श्रोता मिल जाएं तो हम लोग उस पर प्रयोग कर लेना चाहते हैं कि दूसरी जगह पढ़ने में सुविधा हो जाए। तो इतने भले श्रोता कहीं मिलेंगे नहीं, इसलिए उसको प्रयोग करूँगा, बशर्ते कि पहले आप सहज हो जाएं। और सहज होने के लिए चूँकि बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, बहुत ही सहज हास्य तो ढेर सारे हो सकते हैं, हर समय पढ़ते भी हैं और वो लिखना भी कठिन नहीं है और मंचों पर जाते रहते हैं, परंतु हंसते हंसते व्यंग तक का मजा लीजिएगा और उसका आनंद लें। अगर वो बात बन गई तो एक रचना लेकर मैं खड़ा हूँ जो मुंह पर बैठी नहीं है, पर पढ़ कर सुनाऊंगा, मोह कर रहा है श्रोताओं का। एक वन महोत्सव मनाते मित्रों, बहुत सहज हो जाए, सजग हो जाइए, जैसा मनोज जी ने कहा, और आप उसके साथ जुड़ जाएं तो मजा आएगा। वन महोत्सव हम लोग मनाते हैं और आपने देखा उसमें पौधे लगाए जाते हैं, अब परंतु बाद में पता नहीं चलता पौधे कहाँ चले। मेरा ऑब्जर्वेशन देखिएगा, मेरी मान्यता है कि 50 साल में हमने वन महोत्सव मनाया हर साल, तो पूरा देश जंगल हो जाता अगर पौधे दिखाई देते। वो गायब कैसे हो जाते, कहाँ चले जाते हैं? दृश्य देखिए, आनंद लीजिएगा कि वन महोत्सव में पहले दिन मंत्री जी ने एक पौधा लगाया, दूसरे दिन एक बकरी ने उसे देखा, परखा, खाया, उसे बड़ा मजा आया। वन महोत्सव में पहले दिन मंत्री जी ने एक पौधा लगाया, दूसरे दिन एक बकरी ने उसे देखा, परखा, खाया, उसे बड़ा मजा आया। तीसरे दिन मंत्री जी फिर से दौरे पर आए, पौधे के पास बकरी को मंडराते देखकर मन ही मन मुस्कुराए। अरे उन्हें उस बकरी के हाव भाव भागे और वो उसी रात डिनर में उस बकरी को खा गए। वन महोत्सव जागृत हो जाए तो वन महोत्सव में पहले दिन मंत्री जी ने एक पौधा लगाया, दूसरे दिन एक बकरी ने उसे देखा, परखा, खाया, उसे बड़ा मजा आया। तीसरे दिन मंत्री जी फिर से दौरे पर आए, पौधे के पास बकरी को मंडराते देखकर मन ही मन मुस्कुराए। अरे उन्हें उस बकरी के हाव भाव भागे और उसी रात डिनर में उस बकरी को खा गए। अब मंत्री जी जब भी दौरे पर आते एक पौधा जरूर लगाते। अब मंत्री जी जब भी दौरे पर आते एक पौधा जरूर लगाते, परंतु क्या बात है कि पौधे के साथ ही साथ बकरी के दल गायब हो जाते। जब ये सिलसिला बहुत दिन चला तो उस इलाके के लोग बौखला गए, सड़कों पर आ गए, और जब प्रश्न विरोधी दल के नेता ने संसद में उठाया तो मंत्री महोदय के उसे स्पष्टीकरण आया। प्राय होता है आरोप लगाते तो मंत्री स्वीकार नहीं करता, इस कविता की विशेषता है कि वो स्वीकार कर रहा है। और उसके तर्क देखिए, मंत्री महोदय की ओर से स्पष्टीकरण आया कि बात सच है, मैं जब भी पौधा लगाता हूँ एक बकरी जरूर खाता हूँ, जब भी पौधा लगाता हूँ एक बकरी जरूर खाता हूँ। क्यों? क्योंकि इस तरह एक तो मैं उस बकरी से उस पौधे को बचाता हूँ, इस तरह एक तो मैं उस बकरी से उस पौधे को बचाता हूँ और दूसरे उसे खाकर पचाकर जनता की सेवा के लिए अपनी सेहत बनाता हूँ, जनता की सेवा के लिए अपनी सेहत बनाता हूँ। व्यंग्य की 2 पंक्तियाँ आप जागृत होकर देखिएगा, सेहत बनाता हूँ और अजीब हैं लोग जो जरा सी बकरी के लिए इतनी चिल्लपों मचा रहे हैं, हम तो धीरे धीरे पूरे देश को ही खाने का प्रोग्राम बना रहे हैं।
अजीब है लोग जो जरा सी बकरी के लिए इतनी चिल्लपो मचा रहे हैं। हम तो धीरे धीरे पूरे देश को ही खाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और बात में से बात कैसी निकलती है, अब आप ही बताइए, इन विरोधियों का क्या जाता है? जो लगे हाथ इसी के साथ बापू का आदर्श भी निभ जाता है। अरे बापू को बकरी से प्यार था ना, उसके बिना उनका जीना दुश्वार था ना। परंतु क्या आपको पता है, पिछले कितने ही वर्षों से बापू की बकरी लापता है। बापू की बकरी लापता है, रोज अंतरात्मा संदेश लाती है और मेरे माध्यम से बकरी डायरेक्ट बापू के पास पहुंच जाती है। रोज अंतरात्मा संदेश लाती है और मेरे माध्यम से बकरी डायरेक्ट बापू के पास पहुंच जाती है। क्या करें, मजबूरी है। परंतु पूज्य बापू की आत्मा की शांति के लिए ये पाप करना भी बहुत जरूरी है। ये पाप करना बहुत जरूरी है। हाँ, थोड़ा थोड़ा जागृत हैं आप, तो मैं ये साहस कर डाल रहा हूँ। एक कविता मेरे मंच पर मनहर से लेके किसी ने नहीं सुनी अभी। एक मित्रों, इसमें थोड़ी संप्रेषणीयता कम होगी, पर कंटेंट्स पे ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल नई कविता है और मैं जानबूझ के सुनाना चाह रहा हूँ कि माध्यम से, हर मीडिया माध्यम से कविताएं पहुँचती हैं, वो कविताएं आप पढ़ लेते हैं। ये कविता बिल्कुल नई है और आप तक पहुँच जाए तो मुझको अच्छा लगेगा और प्रयोग भी हो जाएगा कि आप कितना उसको सराहते नहीं सराहते। कंटेंट्स देखिएगा, शायद ये फ्लो पढ़ने का ना आए, कहीं कहीं पढ़कर मैं सुनाऊँ, कहीं याद हो गया वो बता दूंगा। आपने एक स्वर्ण जयंती, आज़ादी की स्वर्ण जयंती मनाई, आपने देखा सब, पर लोगों ने स्वर्ण जयंती की आज़ादी मना ली। वो दृश्य मैं आपके सामने, आज़ादी की स्वर्ण जयंती मनाना पर स्वर्ण जयंती की आज़ादी कैसे लोगों ने मनाई, ये दृश्य, दो जनरेशन, बातचीत का ढंग देखिए और सारी बातें एक से एक के बाद खुलती जाएंगी। हास्य भी है, व्यंग्य भी है और राष्ट्रीय चेतना, सारी बातों को समावेश करने का प्रयास किया है। विदेश से लौटे धूर्त बेटे ने लगाकर विदेशी का पैक, देशी चढ़ाकर लेटे घाघ, बाप से कहा डैड हर्षी हर्ष है। अभी आपने मनाया आज़ादी का स्वर्ण जयंती वर्ष है, खाने खिलाने का अपना धंधा पुराना है। अब आप ही बताइए, स्वर्ण जयंती की आज़ादी को किस तरह भुनाना है? स्वर्ण जयंती की आज़ादी को किस तरह भुनाना है? बाप बोला, बेटे मैंने तुझे विदेश में क्या बढ़ाया कि तूने आते ही भारतीय संस्कारों में भूसा भर दिया, आते ही अपने 100% जिंदा बाप को डेड कर दिया, जिंदा बाप को डेड कर दिया। अच्छा छोड़, यह स्वर्ण अवसर है, इसे मत खोना। स्वर्ण जयंती की आज़ादी है, इसलिए सब तरफ से बटोरना सोना ही सोना। सुखराम की तरह अपनी खाट पर 4 करोड़ बिछाकर उस पर सुख से लेट जा, या जयललिता की तरह चप्पलों का ढेर लगाकर उस पर शान से बैठ जा। चप्पलों का ढेर लगाकर उस पर शान से बैठ जा। हाँ, चप्पलें जरा छुपा कर रखना, वरना जयललिता की तरह तुझे भी पड़ेगा चप्पलों का स्वाद चखना। लोग तेरी करतूतों की आरती उतारेंगे, तेरी चप्पल तेरे ही सिर पर मारेंगे। लोग तेरी करतूतों की आरती उतारेंगे, तेरी चप्पल तेरे ही सिर पर मारेंगे। हाँ, ऐसा कर, लालू की तरह पशु चारा खा ले, फिर यूरिया चबाकर उसे पचा ले। चारा खाना, पचाना, परंतु एक बात ध्यान में लेना, चारा खाया है यह सोचकर गलती से भी दूध मत देना। चारा खाया है यह सोचकर गलती से भी दूध मत देना, क्योंकि लोग अपने गुस्से के उबाल को भुना लेंगे, तुझे ही दूध की तरह उबालकर तेरी रबड़ी बना देंगे। तो दूध की तरह उबालकर तेरी रबड़ी बना देंगे। हाँ, रबड़ी बन जाए तो चिंता मत करना, रबड़ी को उठाकर कुर्सी पर धरना और चुपचाप चले जाना जेल। कहावत प्रसिद्ध है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। कहावत प्रसिद्ध है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। बेटा बोला, पापा अभी मैंने आपका प्रवचन ध्यान से सुना है, आपके पाप देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि पाप शब्द से ही पापा शब्द बना है। वाह वाह। आपके पाप देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि पाप शब्द से ही पापा शब्द बना है। वैसे भी आपका पेट पुराना पापी है, परंतु यह नया जमाना है, आपके खाने खिलाने का स्टाइल पुराना है, आपकी सोच में देशी घोटाले की दुर्गंध आती है, जबकि हमारी मॉडर्न जनरेशन विदेशी सोच के सेंट में नहाती है, विदेशी सोच के सेंट में नहाती है। इस देश में चलता रहा परमाणु विस्फोटों का सिलसिला, परंतु आपको इस पूरे देश में एक भी गद्दार नहीं मिला, एक भी गद्दार नहीं मिला जो विस्फोटों की पूर्व जानकारी देता। मैं उसे अमेरिका को बेचकर लाखों डॉलर खींच लेता। हाँ, उस अमेरिका को बेचकर लाखों डॉलर खींच लेता। आप जरा सी सांप्रदायिक भावना को हवा देते तो एक न एक गद्दार जरूर खरीद लेते, एक न एक गद्दार जरूर खरीद लेते। बाप बोला, बेटे यह सच है कि हम लोग छोटे मोटे घरेलू घोटाले कर लेते हैं, अपना और अपने चमचों का घर भर लेते हैं,
परंतु जब भी राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न आता है, यह समूचा राष्ट्र मिलकर एक हो जाता है। यह समूचा राष्ट्र मिलकर एक हो जाता है। आजादी के लिए भगत सिंह और अशफाक होते हैं शहीद, और आजादी की रक्षा के लिए जान दे देते हैं रॉबर्ट इक्का और अब्दुल हमीद। रॉबर्ट इक्का और अब्दुल हमीद, तेरी सांप्रदायिकता की गंदी सोच पर मेरा मन रोता है। और जिस देश में अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रभक्त होता है, अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रभक्त होता है, तेरी बात देखिए, तेरी सांप्रदायिकता की गंदी सोच पर मेरा मन रोता है। अरे जिस देश में अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रभक्त होता है, वहाँ राष्ट्र पर मर मिटने के लिए सदा तत्पर रहते हैं हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान। बेटे, ये भीख में मिले उपकरणों से धमाका करने वाला पाकिस्तान नहीं है, इस देश का नाम है हिंदुस्तान। इस देश का नाम है हिंदुस्तान। बेटा बोला, पापा मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हिंदुस्तान है, इसलिए अपने माथे पर विदेशी का ठप्पा लगाकर इस देश को लूटना ज़्यादा आसान है। अमिताभ बच्चन, प्रसंग देखें विदेशी के, अमिताभ बच्चन भारतीय नारी को नंगा दिखाकर इस देश का सोना विदेश ले जाता है। विदेशी नागरिक है फिर भी इस देश का हीरो कहलाता है। विदेशी नागरिक है फिर भी इस देश का हीरो कहलाता है। इस देश का हीरो, इस देश